हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के प्रीमियम कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह है हमारा आखिरी टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स का। इसका नाम है हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक है टोपोलॉजी, जो नेटवर्क डिवाइसेस में मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि मैं उसको बाद में कवर करना चाहता था, तो वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आपका पूरा कोर्स है और मैं ये आपको 100% अश्योर करता हूँ कि अगर आपने ये कोर्स देख लिया है, सभी वीडियो देख लिए हैं, 16 के 16, 17 के 17 जो भी वीडियोस हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में कम से कम 90% आप स्कोर करेंगे। ऐसी मेरी पूरी आपको अश्योरेंस है अपनी तरफ से। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये कोर्स बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा सोच और समझ के साथ, बहुत ही ज़्यादा जो एग्जाम को देखकर क्या क्वेश्चन आते हैं उसको दिमाग में रखकर और एक रोचक तरीके से मैंने ये कोर्स कवर किया है। तो मुझे काफ़ी गर्व है इस कोर्स का। और अब मैं आपको आखिरी वीडियो पढ़ाता हूँ आज का, वो है हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक छोटा सा टॉपिक था नेटवर्किंग में, टोपोलॉजी, तो वो मैं आपको कवर करवा देता हूँ। बहुत ही आसान है, देखिए कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी हम इसे बोलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। तो हम जो कंप्यूटर, हमारे जो डिवाइसेस हैं, हम उनको किस तरह से रखते हैं, राइट, उसकी अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो किस किस तरह से हम रख सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें जितने भी हमारे स्टेशंस हैं वो एक सिंगल केबल से ज्वाइन होते हैं, जिसको हम बैकबोन केबल बोलते हैं। और ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल और बाय अ ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। When a node wants to send a message over the network, it puts a message over the network. All the stations available in the network will receive the message whether it has been addressed or not. तो ये आपको एक्चुअली डायग्राम से समझ में आएगा। तो बस टोपोलॉजी का डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है। अब देखिए मेरे पास इसमें जो सिस्टम्स हैं वो कितने हैं। मैंने मान लीजिए 5 सिस्टम है मेरे पास। ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा, ये तीसरा डिवाइस है, ये चौथा और ये 5वां कंप्यूटर है, राइट। तो इसमें अगर आप देखें तो ये बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में क्या है, ये एक मेरी जो केबल है यहाँ पे जिसको आप देख रहे हैं, इसको हम बैकबोन केबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से मेन केबल है, जो पूरे सिस्टम की हमारे रीढ़ की हड्डी है वो है ये, तो हम इसे बैकबोन केबल बोलते हैं। फिर ये बैकबोन केबल, मान लीजिए आपको कोई मैसेज भेजना है, तो आप जो डेटा है, आप ऐसे आपने मैसेज भेजा, राइट। तो मान लेते हैं ये पहले कंप्यूटर 3 को मिला, फिर ये 1 को मिलेगा, फिर ये 4 को मिलेगा, फिर 2 को मिलेगा और फिर 5 में ये मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि एक पूरी लाइन में जो है इसमें डेटा चलता है, पहले बैकबोन में, और फिर ये वाली केबल जो आप देख रहे हैं जिससे सिस्टम कनेक्ट हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ड्रॉप केबल बोलते हैं। तो इसमें 2 तरह की जो है देखने को मिलती हैं, ड्रॉप लाइन और ये बैकबोन, राइट। ड्रॉप लाइन मतलब जो एक तरह से ऑफ शूट है हमारी मेन केबल का। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि जो बस टोपोलॉजी है, मैंने जो ये अरेंजमेंट बनाया है, इसमें नंबर ऑफ केबल कितनी होंगी, अगर मेरा पहले आपसे सवाल है सीधा सीधा, कितनी केबल इसमें होंगी, तो मान लेते हैं इसमें जो कंप्यूटर है वो n है। जैसे इस केस में n की वैल्यू क्या है? 5, क्योंकि मैंने 5 कंप्यूटर लगाए हैं इसमें। तो मेरी नंबर ऑफ केबल कितनी हो गई? अब देखिए यहाँ पे हर कंप्यूटर को मैंने एक ड्रॉप लाइन से जोड़ा है, राइट। ये मेरी ड्रॉप लाइन है, तो इससे जोड़ा है, तो 5 तो ये हो गई, और एक इसमें ये मेन केबल हो गई जिसको हम बैकबोन केबल भी बोलते हैं। तो टोटल इसमें n+1 हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ केबल का। अगर आपको निकालनी है कि नंबर ऑफ केबल एक बस टोपोलॉजी में कितनी होती हैं, तो आंसर है n+1, क्योंकि इसमें n तो होती हैं नंबर ऑफ ड्रॉप लाइन, क्योंकि जितने कंप्यूटर होंगे सबकी एक अलग अलग ड्रॉप लाइन होगी, राइट, जिससे वो मेन यानी कि बैकबोन केबल से कनेक्ट होगा, और एक जो होगी हमारी बैकबोन केबल होगी। अंडरस्टूड? तो n+1 जो है वो इसमें नंबर ऑफ केबल है। अब अगर मुझे निकालना है इसमें कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं। पोर्ट क्या होता है? जैसे आप अपना नॉर्मल एक कंप्यूटर देखें जो आप यूज़ करते हैं घर में, कंप्यूटर में पीछे पोर्ट होते हैं जिन पे आप कनेक्ट करते हैं चीज़ें। जैसे यूएसबी पोर्ट होता है, तो आप वहाँ पे यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना है, या आपको वेबकैम कनेक्ट करना है। हर कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है कि इनबिल्ट वेबकैम आता है, या कई बार ये भी होता है कि कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट वेबकैम है लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें वेबकैम काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैंने एक अलग से लगाया था, लॉगिटेक का मैंने एक वेबकैम लिया था, तो वो मैंने अलग से भी लगाया था। तो वो यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये पोर्ट होते हैं। पोर्ट मतलब आप उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे को इसमें, अब जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये जो आपकी ये वायर है,
जो ड्रॉप लाइन है ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर में फिट हो रही है ना, पीछे कंप्यूटर में आप कहीं तो उसे एंटर करेंगे, कहीं तो घुसाएंगे कंप्यूटर में आप उसे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पोर्ट होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें नंबर ऑफ जो पोर्ट्स हैं वो कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, तो नंबर ऑफ पोर्ट उतने ही है जितने नंबर ऑफ सिस्टम है, तो यानी कि n। समझ में आया? नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ पोर्ट जो होते हैं इसमें वो होते हैं n, जितने, क्योंकि एक जो इसमें कंप्यूटर है वो एक उससे कनेक्टेड है वायर जो है सारी, तो नंबर ऑफ पोर्ट n, यानी कि अगर मान लो मेरे पास 5 है यहाँ पे तो मेरे 5 पोर्ट हो गए। अंडरस्टूड? और नंबर ऑफ केबल कितनी है, क्योंकि इसमें एक बैकबोन केबल एक्स्ट्रा होती है तो नंबर ऑफ केबल हो गई n+1 और नंबर ऑफ पोर्ट हो गए n। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, इस तरह की अरेंजमेंट अगर मैं करता हूं कहीं पे, तो इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है। देखो इसमें जो है ना कॉस्ट काफी कम आता है, क्योंकि इसमें आप कोई बहुत ज्यादा केबल यूज नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी टोपोलॉजी आएंगी जिनमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, तो इसमें रिलेटिवली कॉस्ट उतनी नहीं है, राइट। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट आ गया, लेट से इसमें यहां पे फॉल्ट आ गया, तो ये पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, राइट। या यहां पे फॉल्ट आ गया मान लीजिए, या यहां पे आ गया, या कहीं पे भी आपकी जो बैकबोन केबल है अगर उसमें कहीं पे भी फॉल्ट आ गया तो सारे कंप्यूटर ठप हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। ये सबसे बड़ा जो नुकसान माना जाता है वो यही माना जाता है बस टोपोलॉजी का। सबसे सिंपल टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी, राइट। तो इसमें बस नुकसान यही है, एक इसमें जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर आप मान लीजिए किसी भी इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को बी, तो या तो डेटा आपका ए टू बी फ्लो करेगा या फिर इसमें बी टू ए फ्लो करेगा। इसमें दोनों डायरेक्शन में जो डेटा है वो फ्लो नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका फायदा क्या हो गया, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको अगर कई सिस्टम जोड़ने हैं, आपका बजट कम है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। केबल रिक्वायरमेंट बहुत कम है इसमें, क्योंकि आपकी n+1 केबल इसमें लगेंगी, राइट। तो छोटे नेटवर्क्स में जो है ये काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, ये काफ़ी ईजी टू एक्सपेंड भी है। मान लीजिए आपको एक नया कंप्यूटर फिट करना है, इसमें नया डिवाइस फिट करना है, तो आप बड़े आराम से जो है फिट कर सकते हैं। तो इसमें ये में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस एक केबल और चाहिए और आपने, यानी कि आप इसको जो है एक्सपेंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से समझी जा सकती है। छोटे नेटवर्क्स में ये काफ़ी अच्छी है। बड़े नेटवर्क में प्रॉब्लम क्या है, बड़े नेटवर्क में प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए आपको लेट से 100 कंप्यूटर लगाने हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपकी ये जो, एक तो ऑब्वियसली वो नुकसान है कि कहीं पे भी अगर फॉल्ट आ गया तो 100 के 100 कंप्यूटर ठप हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको जो इसमें ये बैकबोन है फिर बहुत लंबी करनी पड़ेगी। अगर आपको 100 लगाने हैं, मान लीजिए आप ऐसे लगाते चले जाते हैं, तो ये आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है ये किलोमीटर में भी हो जाए। तो ऑब्वियसली उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और वो किसी के पास नहीं होता कि बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है क्योंकि आपकी जो मेन केबल है वो बहुत लंबी होती जा रही है, तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से सिग्नल भेजा, अब आपका सिग्नल यहां तक तो ठीक था। आप इमेजिन करिए, मान लीजिए घर में भी हम देखते हैं कि अगर एक रूम में वाईफाई का जो सिस्टम है वो लगा है, वहां पे राउटर और वो लगा है, तो जो बहुत दूर कमरा है उसमें फिर दिक्कत होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सिग्नल यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर वो वायर से पास होते होते सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है। तो आप इसे बहुत ज़्यादा अगर वो करेंगे एक्सपेंड, तो परफॉर्मेंस फिर है उसका वो थोड़ा सा गिरने लगता है, राइट। अगर नेटवर्क ट्रैफिक आपका बहुत हैवी है या बहुत लंबी आपकी लेंथ हो गई है केबल की, तो फिर वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब होने लगती है। समझ में आया? तो ये है हमारी बस टोपोलॉजी। आई होप बस टोपोलॉजी में अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी के जैसी है, लेकिन इसमें एंड्स जो हैं वो कनेक्ट हमने कर दिए हैं, राइट। तो इसमें हमने कैसे किया है ये देखिए, ये है रिंग टोपोलॉजी। अब अगर आप देखें, मैंने आपको जो ये बस टोपोलॉजी दिखाई, आप ये मान के चलिए अगर ये यहाँ पे ये जो एंड हैं ये क्लोज नहीं है, इसी को अगर मैंने मान लो मैं क्लोज कर दूं, दोनों एंड्स को पकड़ के मैं क्लोज कर दूं, तो मेरी कौन सी टोपोलॉजी बन जाएगी, तो मेरी रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। अंडरस्टूड? इसमें भी जो डेटा है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी ये भी यूनिडायरेक्शनल होती है। तो रिंग टोपोलॉजी को आइए समझते हैं। ये देखिए, अब मान लीजिए ये एक रिंग है, एक तरह की रिंग है, क्लोज्ड है ये, राइट। ओपन एंडेड नहीं है, जैसी बस थी उसमें ओपन एंडेड था, लेकिन इसमें एक क्लोज हो गया है लूप। तो मान लीजिए मुझे सिग्नल भेजना है, तो मैं जो मेरे डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगी, राइट, क्लॉकवाइज
या जिस भी डायरेक्शन में आप चाहें एंटी क्लॉकवाइज तो वो इसमें जाती है, लेकिन अगेन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। और इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि रिंग टोपोलॉजी में भी एक वही प्रॉब्लम आती है कि इसमें कहीं पे भी फॉल्ट आ गया, मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट आ गया या मान लेते हैं यहाँ पे फॉल्ट आ गया, तो अगेन आपका जो पूरा सिस्टम है वो ठप हो सकता है, राइट। तो ये एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो रिंग टोपोलॉजी में भी देखने को मिलती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हमें जो केबल है वो कितनी चाहिए, जो केबल है वो हमें कितनी चाहिए, अब अगेन इसमें देखिए ये वाली जो है ये एक मेन केबल है, राइट। फिर हमने यहाँ पे जो ये कंप्यूटर जोड़े हुए हैं इसके लिए एक अलग ड्रॉप लाइन होगी, राइट। तो यहाँ पे भी सेम है, यानी कि n+1, क्योंकि एक तो ये है जो मेन जो सबको जोड़ रही है, ये जो एक केबल है मास्टर केबल जो है ये, और एक फिर जो कंप्यूटर से जोड़ेगी, यहाँ पे मान लीजिए एक कंप्यूटर है तो उसके लिए एक अलग केबल होगी, तो इसमें n+1 हमें चाहिएगी। और अगर नंबर ऑफ पोर्ट पूछें तो अगेन ये जो कंप्यूटर है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, तो ये इसकी एक अपनी ड्रॉप लाइन है जो इस कंप्यूटर में फिट होगी, इस कंप्यूटर में एंटर होगी, तो इसमें भी n नंबर ऑफ पोर्ट हो जाएंगे सेम। यानी कि जो बस टोपोलॉजी है और जो रिंग टोपोलॉजी है, दोनों में अगर आप नंबर ऑफ केबल और नंबर ऑफ पोर्ट देखें तो दोनों में सेम होते हैं। और n की वैल्यू अगर सेम है तो केबल, और n मतलब नंबर ऑफ सिस्टम्स, n की वैल्यू अगर सेम है तो जो नंबर ऑफ केबल है और जो नंबर ऑफ पोर्ट है वो सेम होंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसमें अगर मैं बात करूं क्या ये रिलायबल है, नहीं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर इसमें भी कहीं पे भी फॉल्ट आ गया तो आपका पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। लेकिन ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केबल वगैरह भी कम है। अंडरस्टूड? तो ये है हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें जो MCQ वगैरह भी आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं, इनमें आपकी जो कॉमन सेंस वगैरह है तो उसमें आप वो कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि मान लेते हैं, चलो यहाँ तो मैंने 4 ही सिस्टम लगाए हैं, है ना, मैंने 4 ही सिस्टम लगाए, मान लो 100 सिस्टम है। अब आप इमेजिन करिए एक ऐसे रिंग है और उसमें ये 100 कंप्यूटर है, तो अगर मान लो कंप्यूटर 1 से लेके कंप्यूटर 100 डेटा आएगा, तो 99 कंप्यूटर से पास होके फिर 100 तक आएगा, राइट। तो अगेन सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी, राइट, क्योंकि वो 99 कंप्यूटर से पास होके 100 वाले में डेटा आएगा, क्योंकि डेटा यूनिडायरेक्शनल है। तो ये भी एक नुकसान है इसका, राइट। तो इसमें हम सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो सिग्नल स्ट्रेंथ आते आते जब कम हो जाएगी तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, रिपीटर हम यूज़ करते हैं, बीच बीच में रिपीटर लगाते रहते हैं। मान लो आपने हर 5 कंप्यूटर के बाद, मान लीजिए कंप्यूटर 1 2 3 4 5 फिर एक रिपीटर लगा दिया। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल स्ट्रेंथ को दोबारा से एम्पलीफाई कर देता है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा देता है। तो हम इसमें जो है रिपीटर वगैरह का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो बस टोपोलॉजी है इसमें भी हम रिपीटर लगाते हैं। मान लो हमने 40 कंप्यूटर लगाने हैं, तो यहाँ से सिग्नल आया तो वो ऐसे गया, लेकिन वो यहाँ आते आते वीक हो गया, तो यहाँ पे आप एक रिपीटर लगा दीजिए और उसके बाद जो है फिर से आप अपनी वायर लगा दीजिए। तो रिंग टोपोलॉजी में भी रिपीटर हम यूज़ करते हैं, और जो बस टोपोलॉजी है उसमें भी हम रिपीटर यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछें इस तरह की जो टोपोलॉजी है उसका नुकसान क्या है, एक तो इसमें जो ट्रबल शूटिंग है वो आसान नहीं होता। मान लीजिए आपने रिंग टोपोलॉजी में 30 कंप्यूटर लगाए हैं और कहीं पे फॉल्ट आ गया, तो ये चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फॉल्ट एक्चुअल में कहाँ पे आया है, राइट, क्योंकि कहीं पे भी फॉल्ट है तो सारे कंप्यूटर ठप हो सकते हैं। तो ट्रबल शूटिंग जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और नया जो सिस्टम है उसको भी ऐड करना इसमें उतना आसान नहीं है जितना एक बस टोपोलॉजी में होता है, क्योंकि एक क्लोज्ड लूप है, राइट। बस टोपोलॉजी में ओपन एंडेड था, तो आप नए सिस्टम बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर उतना आसान नहीं रहता नए स्टेशन को ऐड करना, क्योंकि आप किसी भी स्टेशन को ऐड या रिमूव करते हैं तो उससे पूरी टोपोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। और फ़ायदा इसका ये है कि इसमें डेटा ट्रांसमिशन काफ़ी हाई स्पीड पे होता है और काफ़ी चीप है। अगेन केबल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चीप है। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, switch or a central computer. The central computer is known as server and peripheral devices are known as clients. यहाँ पे देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या है, बीच में आपने एक सर्वर लगा दिया और सिस्टम जो है आपने यहाँ पे लगा दिया। जैसे इसमें 4 सिस्टम लगाए हैं मैंने, सिस्टम 1 2 3 और 4, और एक मैंने प्रिंटर भी लगा रखा है, प्रिंटर एंड स्कैनर। इसको हम अभी फॉरगेट करते हैं। हमने मान लीजिए 4 सिस्टम लगा रखे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है,
जैसे अभी तक हमने बस टोपोलॉजी में देखा या हमने रिंग टोपोलॉजी में देखा, इसमें जो सिस्टम है वो सीधे सर्वर से ही जो है वो कनेक्टेड हैं। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी है हम उसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इज दैट अंडरस्टूड? तो बहुत आसान है स्टार टोपोलॉजी भी। तो स्टार टोपोलॉजी जो है इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्टार टोपोलॉजी में जो नंबर ऑफ केबल हैं तो आपको कितनी चाहिए, तो नंबर ऑफ केबल क्या आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है स्टार टोपोलॉजी में, इसमें जो नंबर ऑफ केबल है, मान लीजिए मैंने 4 सिस्टम लगाए हैं 1 2 3 और 4, मतलब मेरे n की वैल्यू 4 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ केबल है वो भी 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे बस ये पहली केबल, दूसरी केबल, तीसरी केबल और ये चौथी केबल, मैंने 4 सिस्टम लगाए हैं तो मेरी 4 ही केबल चाहिए मुझे, तो नंबर ऑफ केबल जो हो गई इसमें वो हो गई इज इक्वल टू n। अंडरस्टूड? और अगर मैं पूछूं इसमें कि जो नंबर ऑफ पोर्ट हैं वो कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ पोर्ट, अगेन यहाँ पे हर एक केबल जो है वो कंप्यूटर में घुसी हुई है, तो ये पहला पोर्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो मेरे अगर n है नंबर ऑफ सिस्टम्स, नंबर ऑफ जो कंप्यूटर हैं, तो n ही इसमें नंबर ऑफ पोर्ट रहेंगे और n ही जो है नंबर ऑफ केबल इसमें रहेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? फिर इसमें इसके कुछ फ़ायदे और अगर हम नुकसान की बात करें, यानी कि जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है उसके फ़ायदे और नुकसान की हम बात करते हैं, तो इसमें जो हब है, अगर मान लीजिए ये हब क्रैश हो गया या सर्वर जो है वो क्रैश हो गया तो सारे कंप्यूटर ठप पड़ जाएंगे, तो इसमें भी रिलायबिलिटी एक इशू रहता है, राइट। इसमें आपकी जो एफिशिएंसी है वो पूरी तरह से हब कितना आपका अच्छा है उस पर डिपेंड करता है, तो काफ़ी डिपेंडेंसी इसमें सर्वर पे हो जाती है, क्योंकि ये सर्वर अगर फेल हो गया तो सारे क्लाइंट यानी पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इसमें फ़ायदा ये है अगेन कि इसको एक्सपेंड बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपको सर्वर से बस एक और कंप्यूटर जोड़ना है, मान लो आप एक नया सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसे सर्वर से जोड़ सकते हैं, यानी आप उसमें आसानी से इसको एक्सपेंड या अपग्रेड कर सकते हैं। और ट्रबल शूटिंग इसमें आसान है, राइट। तो मान लीजिए आपके जो हैं ये कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है, ये ठीक काम कर रहा है, ये ठीक काम कर रहा है, यहाँ पे अगर ये कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि 3 कंप्यूटर ठीक काम कर रहे हैं तो मतलब हब में तो दिक्कत नहीं है, तो यानी इस वाली जो वायर है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मतलब ट्रबल शूट इसमें रिलेटिवली काफ़ी ईजी रहता है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, राइट। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं स्टार टोपोलॉजी में, ये बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं चौथी टोपोलॉजी पे जो है मैश टोपोलॉजी। ये काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में से पढ़ेंगे, समझेंगे। मैश टोपोलॉजी में भी आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर नोड हैं दे कनेक्ट डायरेक्टली, डायनामिकली एंड नॉन हेरारिकली टू एज मैनी अदर नोड्स एज पॉसिबल एंड कॉपरेट विद वन अनदर टू एफिशिएंटली राउट डेटा टू एंड फ्रॉम द क्लाइंट्स। आइए देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या है ना, हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे ये मैंने 5 कंप्यूटर लगा दिए, 1 2 3 4 और 5, ये मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, 5 कंप्यूटर लगा दिए। अब इसमें क्या है ना, हर डिवाइस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं किसी भी एक डिवाइस को ले लूं, मान लो मैं कंप्यूटर नंबर 1 देखता हूं, तो कंप्यूटर नंबर 1 जो है कंप्यूटर नंबर 2 से भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर नंबर 3 से भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर नंबर 4 से भी कनेक्टेड है और कंप्यूटर नंबर 5 से भी कनेक्टेड है। इसी तरह से कंप्यूटर नंबर 3 बाकी सबसे कनेक्टेड है। तो इसमें आपकी कॉस्ट कैसी होगी? बहुत ज़्यादा होगी, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा केबल आप इसमें यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ केबल निकालने का तरीका इसमें। चलिए मुझे मान लीजिए इसी में नंबर ऑफ केबल निकालनी है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इसमें तो ऑब्वियसली 5 लगे हैं कंप्यूटर जो हैं, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे देता हूं। चलिए ये मैंने एक सर्किट बनाई और मैंने जो है इसमें ये 4 कंप्यूटर लगा दिए, 1 2 3 और ये 4। क्लियर? अब इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये मैंने सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, यानी हर कंप्यूटर यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, 1 2 3 और 4, यानी बन गई मेरी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, पहले रिलेटिवली इजी एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा सा जो है हम डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे। पहले ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिए 4 कंप्यूटर मैंने ऐसे लगा दिए। अब इसमें अगर मैं कहूँ आपसे 1 2 3 और 4 सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए मैं कहता हूँ केबल काउंट करिए, इसमें केबल कितनी है टोटल, तो आप काउंट करिए केबल। तो इसमें 1 2 3 4 फिर 5 और फिर ये 6, कितनी केबल है इसमें? 6, राइट। अच्छा, इसमें तो हम आप फिजिकली काउंट कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर कम है, तो इसका एक फार्मूला होता है जो आप याद रख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1/2। जैसे अब इसमें 4 है सिस्टम मेरे पास, तो 4 इंटू 3, n इंटू n माइनस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2,
तो आप इसमें निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें तो आप काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गए, 70-80 हो गए, तो फिर ऑब्वियसली आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो जो मैश टोपोलॉजी है इसमें नंबर ऑफ केबल्स निकालने का जो तरीका है वो है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कैसे निकालें, उसका क्या फार्मूला हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट क्या होता है? अगेन, पोर्ट होता है एक कंप्यूटर में कितनी चीजें आपने घुसा रखी हैं, कितने पोर्ट हैं। जैसे आपने मान लो यूएसबी पोर्ट घुसा रखा है, आपने जो वीजीए पोर्ट होता है, आपने वो एचडीएमआई पोर्ट है वो घुसा रखा है आपने, है ना। प्रोजेक्टर वगैरह कनेक्ट करते हैं ना एचडीएमआई पोर्ट, तो मान लीजिए 3 चीजें घुसा रखी है, मतलब 3 पोर्ट यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इसमें हर कंप्यूटर जो है ना वो बाकी तीनों से कनेक्टेड है, तो बाकी तीनों की जो वायर है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो बाकी तीनों की वायर है, मतलब 3 पोर्ट होंगे ना एक कंप्यूटर के। एक कंप्यूटर के कितने पोर्ट होंगे अगर मैं आपसे पूछूं? 3। ये वाला कंप्यूटर बाकी 3 से कनेक्टेड है, तो बाकी 3 की वायर इसमें 3 जगह घुसी होगी, यानी 3 पोर्ट चाहिए ना। तो 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको और 3 इसको, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 3 4 12। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, वो क्या? n इंटू एन माइनस वन। तो नंबर ऑफ पोर्ट अगर आपको निकालने हैं टोटल, तो n इंटू एन माइनस वन जो है वो टोटल की बात हो रही है। अगर हर कंप्यूटर के निकालने हैं आपको नंबर ऑफ पोर्ट, तो सीधा n माइनस वन, क्योंकि अब इसमें फॉर एग्जांपल 4 है, तो हर कंप्यूटर n माइनस वन पोर्ट से कनेक्ट है, राइट। जैसे अब इसमें 4 है तो हर कंप्यूटर 3 से कनेक्ट है, तो n माइनस वन से कनेक्ट है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने हो गए? n इंटू एन माइनस वन। समझ में आया आपको? अच्छा, इसमें रिलायबिलिटी का इशू है या नहीं है बताइए। जैसे हमने देखा बहुत सारी टोपोलॉजीज में रिलायबिलिटी एक इशू रहता है, कहीं पे फॉल्ट आ गया, तो अब मान लेते हैं, चलिए इसमें इस वायर में फॉल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि मैं एक थोड़ा सा नीट डायग्राम जो है बना देता हूं। ये मेरा कंप्यूटर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। मान लेते हैं यहां पे फॉल्ट आ गया, यानी कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 3 जो डायरेक्टली कनेक्ट थे उसमें फॉल्ट आ गया, तो क्या मेरा सिस्टम चलता रहेगा या ठप हो जाएगा? देखिए, अगर यहां पे फॉल्ट आ गया तो डेटा जो है वो ऐसे आ सकता है, 2 के वाया आ सकता है, या डेटा 4 के वाया आ सकता है, तो ये मेरा सिस्टम ठप नहीं होगा, यानी इट इज वेरी हाईली रिलायबल। हर कंप्यूटर बाकियों से कनेक्टेड है, तो ऑल्टरनेट रूट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है। आप केबल देखिए कितने यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केबल आप इसमें यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। यानी अगेन, अगर बहुत ज्यादा सिस्टम आपको कनेक्ट करने हैं तो मैश टोपोलॉजी फिर आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। समझ में आया? अब चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं मैश टोपोलॉजी में। मैंने 5 कंप्यूटर ले लिए। अब मैं सिंपल सा आपसे पूछ रहा हूं, पहले इसमें बताइए मुझे नंबर ऑफ केबल कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं, और पोर्ट पर कंप्यूटर या पर सिस्टम कितने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं केबल कितने हैं। केबल वैसे तो आप गिन भी सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक सही तरीका नहीं है जब आपको फार्मूला पता ही है। अब इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई? 5, क्योंकि मैंने इसमें 5 सिस्टम जोड़ रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, n की वैल्यू 5 हो गई, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू ये मेरा फार्मूला है, यानी 5 इंटू 4 बाई टू, तो इसमें टोटल 10 मेरे पास केबल यूज होंगे, ठीक है। आप गिन भी सकते हैं, देखिए 1 केबल, 2 केबल, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 और ये 10। तो आप गिन भी सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कम n की वैल्यू है तो गिन पाएंगे, अब बड़े n की वैल्यू तो गिन नहीं पाएंगे, तो सिंपल सा आप फार्मूला लगा दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ केबल मेरे हो गए n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यानी कि 10 मेरे केबल हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसमें पोर्ट बताइए पर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है, ये कितने पोर्ट से जुड़ा है? तो n की वैल्यू 5 है, और एक कंप्यूटर का निकालना है तो n माइनस वन हो गया, क्योंकि ये देखिए ये जो है हर कंप्यूटर बाकी सबसे जुड़ा है, तो इस कंप्यूटर की वायर भी लगेगी यहाँ पे। ये एक पोर्ट हो गया, ये दूसरा पोर्ट, ये तीसरा पोर्ट, ये चौथा पोर्ट, क्योंकि बाकी चारों से जुड़ा है तो n माइनस वन, यानी हर कंप्यूटर के पास 4 पोर्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने हैं? अब एक कंप्यूटर के पास 4, इसके पास भी 4 4 4 4 और 4, तो मेरा भाई फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बड़ा इजी है, यानी 5 है n की वैल्यू और 4 तो हो गई 20। और आप गिन भी सकते हैं 4 4 4 4 और 4, अगर आप गिनेंगे भाई 20 आ जाएगा। समझ में आया आपको मैश टोपोलॉजी? तो मैश टोपोलॉजी के अगर सबसे बड़ा फायदा मैं कहूं तो रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी अगर आपका फॉल्ट है तो वो पूरे सिस्टम को जो है ठप नहीं करेगा। बट नुकसान सबसे बड़ा ये है इसका कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि इंस्टॉलेशन और वो सिंपल नहीं है बिल्कुल। केबल की कॉस्ट बहुत है, बल्क वायरिंग चाहिए आपको,
और दूसरे तरह के फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब इतनी वायरिंग है वो है तो फिर आग लगने का खतरा वगैरह, वो मतलब एक इतना आसान नहीं है इसको चलाना, राइट। तो ये है आपकी मैश टोपोलॉजी। तो बस यही था एक मेन जो 4 टोपोलॉजी हैं। बाकी आप इसमें फिर अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी, मतलब उसमें आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वो हाइब्रिड हो जाएगी। तो वो सब आपके जो लेवल है उस पर वो है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं फॉर एग्जांपल हाइब्रिड क्या हो सकता है, हाइब्रिड में एक से ज़्यादा यूज़ कर ली। फॉर एग्जांपल मैंने एक अपनी बस टोपोलॉजी वाली जो मेन हमारी बैकबोन केबल है या कोएक्सियल केबल उसे लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जो है एक सिस्टम लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लगा दिया और मैंने यहाँ पे जो है एक सिस्टम लगा दिया। अब ये तो मेरी नॉर्मल बस टोपोलॉजी हो गई, ठीक है। लेकिन मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सिस्टम है मैंने इसको सर्वर बना दिया और मैंने इसे 3 सिस्टम जोड़ दिए। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, सर्वर और ये यानी कि स्टार टोपोलॉजी है ना। तो ये मैंने सिस्टम 1, 2 और 3 जोड़ दिया, इसको सर्वर बना दिया। ऐसे ही मैंने इसे सर्वर बना दिया और मैंने 3 यहाँ जोड़ दिए, यानी यहाँ भी मैंने एक स्टार टोपोलॉजी बना दी, यानी इसमें बस भी है और स्टार भी है। तो ये हाइब्रिड हो गया, है ना। ऐसे सी इट इज अप टू मी कि मैं किसी भी तरह से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से। मेरी जो जरूरत है मैं उसके हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने मान लो यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसमें एक मैश बना दिया ऐसे, तो एक सिस्टम ये लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये मेरा जो है ये मैश बन गई। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 मैंने स्टार लगा दी और एक मैंने मैश लगा दी, और बस तो मेरी है ही, क्योंकि ये तीनों जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, ये वाला और ये तो बस का पार्ट है। लेकिन उनमें मैंने और मॉडिफाई और एक्सपेंड इस तरह से करी कि मैश और स्टार, तो ये हाइब्रिड हो गई। तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यही था टोपोलॉजी में। आई होप अब आप कोई भी एमसीक्यू आंसर कर पाएंगे। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो होता है वो एक कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसे आप छू सकते हैं, राइट। जैसे आप अपना कंप्यूटर अगर खोलेंगे तो कंप्यूटर में अब मान लीजिए रिसाइकल बिन है, क्या वो असली का कोई कूड़ेदान है जिसको आप छू सकते हैं? नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है, उसको तो आप छू नहीं सकते। लेकिन क्या आप अपनी मॉनिटर स्क्रीन को छू सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने मॉनिटर को छू सकते हैं, राइट। कंप्यूटर की स्क्रीन को, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छूते ही, माउस तो छूने के लिए ही होता है। तो ये एग्जाम्पल है हार्डवेयर, यानी फिजिकल पार्ट है जो कंप्यूटर का, जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर है हम उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और अब तक हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके बिना सिस्टम ही नहीं चलेगा आपका, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऐप होते हैं कंप्यूटर में, जैसे MS वर्ड, ये MS पावर पॉइंट वगैरह, ये सब इनके बिना कंप्यूटर आराम से चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये एक स्पेसिफिक पर्पस पूरा करते हैं तो उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एग्जाम्पल क्या है हार्डवेयर के? अगेन, जिनको भी आप टच कर सकते हैं, CPU हो गया आपका, रैम हो गई, जैसे ये रैम है, ये रैम डलती है कंप्यूटर में पीछे, आप अपनी रैम बढ़ा भी सकते हैं। मॉनिटर हो गया स्क्रीन आपकी कंप्यूटर की, माउस हो, कीबोर्ड वगैरह ये सब, ग्राफिक कार्ड वगैरह डालते हैं, साउंड कार्ड डालते हैं, स्पीकर हो गए, मदरबोर्ड वगैरह ये सब। क्लियर? तो हार्डवेयर को हार्डवेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काफ़ी रिजिड है, इनको चेंज करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आपके कंप्यूटर में जो भी अंदर वायरिंग वगैरह है, सर्किट वगैरह है, मदरबोर्ड वगैरह, उनको इतना आसान नहीं है चेंज करना। लेकिन सॉफ्टवेयर को चेंज करना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हर हार्डवेयर को चेंज करना बहुत मुश्किल है। जैसे माउस है, माउस को आपने 2 मिनट में निकाल दिया, नया ले आए, नया लगा लिया। लेकिन जनरली हार्डवेयर रिजिड होता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो बहुत ईजी है। सॉफ्टवेयर आपको कोई भी डिलीट करना है, मान लो MS वर्ड है, कंप्यूटर से आपको डिलीट करना है, कर दो, 2 मिनट लगाओ, अनइंस्टॉल कर दो उसे, दोबारा डाउनलोड कर लो, हटा दो। लेकिन हार्डवेयर को उतना आसान नहीं होता चेंज करना या उसको मॉडिफाई करना, इसलिए हम उसे हार्डवेयर बोलते हैं। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एक ये जो चीज़ होती है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, ये सब क्या होते हैं? क्योंकि हार्डवेयर ही इनपुट भी होते हैं और हार्डवेयर ही आउटपुट भी होते हैं। तो अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो इसको समझने का जो तरीका है वो एक वॉन न्यूमैन ने दिया था, जिसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा इनपुट डिवाइस वो है जिससे कोई भी यूजर, ये आप है मान लीजिए, आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये काम करो, ठीक है। मान लो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने कोई फाइल खोली कंप्यूटर में, मान लीजिए MS वर्ड, ठीक है। आपने उसमें कुछ टाइप किया, तो टाइप किससे किया? कीबोर्ड से करा आपने। तो कीबोर्ड से आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी तो कंप्यूटर ने उसको टाइप करा, यानी कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है।
इनपुट मतलब क्या है? जो चीज अंदर जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई जूस निकालने की मशीन है, आप जूस बना रहे हैं संतरे का, तो आप मशीन के अंदर क्या डाल रहे हैं? संतरा। फिर मशीन घूम रही है, तो मशीन क्या है? प्रोसेसिंग, यानी सीपीयू है। मशीन मशीन घूम रही है, मशीन काम कर रही है, और फिर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? जूस, जिसको आप बर्तन में ले रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आया आपको इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? इनपुट आपका संतरा है यानी ऑरेंज है, आउटपुट क्या है? ऑरेंज जूस। और ये काम किसने करा? ये आपके कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू, उसने करा। जैसे मशीन जो आपकी है जूसर, उसने करा, तो वो आपका हो गया प्रोसेसर। क्लियर? तो अगर आप कंप्यूटर में देखें तो एक इनपुट होता है जिससे आप इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, और एक आउटपुट होता है। तो ये एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। सीपीयू में जब आपने इंस्ट्रक्शन दिए, ध्यान से सुनिए, सीपीयू में जब आपने इंस्ट्रक्शन दिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार नए इंस्ट्रक्शन देने हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं ये स्टोर भी कर सकता है, या प्रोग्रामिंग जो है वो स्टोर कर सकता है। तो सीपीयू से जो अटैच मेमोरी होती है, राइट, तो अगेन सीपीयू के एक मेमोरी ऐसी है जो सीपीयू के अंदर ही होती है या सीपीयू से अटैच होती है। जैसे रजिस्टर, रजिस्टर होती है। एक सीपीयू को भी टेम्परेरी मेमोरी चाहिए होती है, तो वो रजिस्टर हो गई, बहुत फास्ट होती है रजिस्टर। रजिस्टर के बाद सीपीयू डेटा लेता है कैश से, राइट, और अगर कैश में कोई चीज़ नहीं मिलती फिर वो रैम वगैरह पे जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, मेमोरी वाला चैप्टर, आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, ई प्रॉम, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं। तो रजिस्टर और कैश ये बेसिकली एक तरह से सीपीयू की ही मेमोरी होती हैं। मेन तो रजिस्टर ही है, लेकिन उसके अलावा कैश भी जो है वो सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। रजिस्टर एक तरह से सीपीयू की अपनी इंटरनल मेमोरी हो गई, और कैश वो है जो इमीडिएटली अवेलेबल है सीपीयू को। तो ये भी एक तरह से कई बार हम इंटरनल मेमोरी में ही इसको काउंट कर लेते हैं। हाँ, रैम वगैरह से तब डेटा लेगा वो जब रजिस्टर और कैश में उसे नहीं मिलेगा। क्लियर यहां तक? तो ये हमारा पूरा जो है वो इस तरह से काम करता है कंप्यूटर। कि कई बार आप वर्ड सुनेंगे आईपॉस। आईपॉस मतलब आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग, ओ से आउटपुट, और एस से स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज मतलब आपकी जो मेमोरी है। अगेन मेमोरी वोलाटाइल होती है और नॉन वोलाटाइल भी होती है। नॉन वोलाटाइल में परमानेंट हो गई, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD वगैरह ये सब हो गई। टेम्परेरी में आपकी रैम वगैरह ये सब हो गई, राइट। तो मेमोरी जो होती है आपकी वो कई तरह की होती है, उसके लिए आप एक मेमोरी वाला जो चैप्टर है वो देख सकते हैं। तो आईपॉस मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो आज के जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं, उनका जो टेम्पलेट है वो वॉन न्यूमैन ने दिया था। ये हंगरी जो देश है वहाँ के मैथमेटिशियन थे। 1945 में उन्होंने दिया था। इसको हम जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है? एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये था हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कीबोर्ड, कि भाई आप जो है उसे टाइप करो। तो आपने कीबोर्ड दबाया तो कंप्यूटर में इनपुट गया, है ना। फिर वो टाइप हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है? अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो कौन कर रहा है? सीपीयू। सीपीयू फिर टाइप करवा रहा है ना। अब मान लीजिए आपने टाइप कर दिया, MS वर्ड में आपने कुछ टाइप कर दिया, फिर आपने अपने माउस से इंस्ट्रक्शन दिया। क्या? आपने क्लिक किया ऊपर फाइल पे और क्लिक कर दिया प्रिंट पे। ये आपने माउस से, तो माउस भी क्या है? इनपुट है। माउस से आप इनपुट दे रहे हो, राइट। फिर आपने इनपुट क्या दिया? इस फाइल को करो प्रिंट। या आप कीबोर्ड से भी इनपुट दे सकते हो। आप क्या दबाओगे? Ctrl+P। प्रिंट करने के लिए आपने Ctrl+P दबाया। फिर जो आउटपुट है आपको किसने दिया? प्रिंटर ने। तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उसने आपको जो चाहते थे वो दिया। तो जब कंप्यूटर आपको कुछ देगा वो आउटपुट है, और जब आप कंप्यूटर को कुछ दोगे तो वो इनपुट है। इज दैट क्लियर? तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अगर मुझे वो करना हो तो बहुत ही ज्यादा वो आसान है, राइट। मैं आपको कोई भी डिवाइस जो है वो दे सकता हूं, और फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये बताइए कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं माइक। माइक क्या है भाई? बताइए माइक। अब माइक में आप बोल रहे हैं, मतलब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी इनपुट डिवाइस है। समझ में आया? अच्छा चलो मैं कहता हूं हेडफोन क्या है? हेडफोन। हेडफोन में आप गाना सुनते हैं, मतलब कंप्यूटर आपको कुछ दे रहा है, यानी वो आउटपुट डिवाइस है, राइट। अगर मैं कहता हूं चलो हेडफोन जिसमें माइक इनबिल्ट है, ये क्या है? तो ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, क्योंकि हेडफोन से आप गाना सुनेंगे। आजकल हेड से हेडफोन आते हैं जिनमें माइक भी इनबिल्ट होता है, तो वो इनपुट आउटपुट दोनों है। समझ में आया आपको? तो आप कोई भी जो डिवाइस है बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो इनपुट है या आउटपुट। आपको याद बिल्कुल करने की जो है जरूरत नहीं है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड से आप कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, राइट। तो
मान लीजिए, चलिए क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड यूज करते हैं आजकल, तो इतनी शॉपिंग हम जो है क्यूआर कोड से कर रहे हैं। अब क्यूआर कोड अगर कहीं पे है तो आप उसको स्कैन करेंगे ना। तो स्कैन कैसे करेंगे? अपने फोन पे करेंगे। यानी आपका जो डिवाइस है फोन, आप उसे क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। समझ में आया? तो क्यूआर कोड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपने मोबाइल को क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, राइट? तो इस तरह से हम सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे डिटेल में, कंसेप्ट हम जो है उनको फॉलो करेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बहुत ही आसान है, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से बता देता है कि आपके कंप्यूटर में काम कैसे होता है। आपने कुछ इनपुट दिया, सीपीयू ने उस पर काम किया और कंप्यूटर से करवा के आपको आउटपुट दे दिया। और सीपीयू मेमोरी यूज़ करता है, तो वो मेमोरी अपनी खुद की भी हो सकती है यानी रजिस्टर और कैश, और वो मेमोरी वो कंप्यूटर से भी ले सकता है यानी रैम भी यूज़ ले सकता है। अब सीपीयू जो होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। दो तरह के प्रोसेसर उसमें होते हैं। मैंने आपको कहा ना, इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट बनेगा। तो प्रोसेसर जो होते हैं सीपीयू में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आरआईएससी और एक होते हैं सीआईएससी। आरआईएससी की फुल फॉर्म एग्जाम में एमसीक्यू आता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नाम से पता चल रहा है रिड्यूस्ड, यानी जहां पे आपको जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो कंप्यूटर को, अगर वो कम है, इंस्ट्रक्शन बहुत कम दे रहे हो आप, काफ़ी सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो रिस्क प्रोसेसर आप यूज़ करते हो। और सीआईएससी होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स। दोनों में इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कॉमन है, यानी आईएससी वाला पार्ट जो है वो कॉमन है। एक में रिड्यूस्ड है और एक में कॉम्प्लेक्स है। तो रिस्क जो है उसमें इंस्ट्रक्शन सेट रिड्यूस्ड होता है और सीआईएससी में इंस्ट्रक्शन सेट बहुत बड़ा होता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए सीआईएससी यूज करते हैं और सिंपल ऑपरेशंस के लिए हम आरआईएससी यूज करते हैं। अच्छा, स्पीड किसमें फास्ट होगी? अब क्योंकि आरआईएससी जो है उसमें इंस्ट्रक्शन बहुत ही कम है, तो एग्जीक्यूशन टाइम इसमें कम है, यानी स्पीड बहुत फास्ट है, राइट? और सीआईएससी कंप्यूटर्स एग्जीक्यूशन टाइम इज वेरी हाई। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर बहुत टाइम ले रहा है, कंप्यूटर जो है वो बहुत टाइम ले रहा है, तो इसमें स्पीड लो हो जाती है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा है, यानी कंप्यूटर बहुत टाइम ले रहा है उसको चीज़ों को प्रोसेस करने में। सीआईएससी प्रोसेसर समझ में आया आपको? आरआईएससी प्रोसेसर और सीआईएससी प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है? मैं रिपीट कर देता हूँ 10 सेकंड में। आरआईएससी मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस मतलब होता है कम, और कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स चीज़ें बड़ी होती हैं तो इंस्ट्रक्शन सेट बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एग्जीक्यूशन टाइम कंप्यूटर का ज़्यादा है, यानी स्पीड की बात करें तो वो कम है। आरआईएससी में क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम है तो स्पीड बहुत फास्ट है, तभी टाइम कम लगेगा, राइट? अगर आपकी स्पीड देखिए, कभी भी स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं जीपीयू। देखो, सीपीयू तो कंप्यूटर में यूज होता है, तो जीपीयू किस में यूज होता है? जीपीयू जनरली मोबाइल फोन में यूज होता है। तो जीपीयू जो है इसमें ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं कंपेयर टू सीपीयू। जीपीयू में पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा काम करती है, तो मल्टीपल प्रोसेसर हैंडल सेपरेट पार्ट ऑफ द सेम टास्क। जीपीयू विल ऑलवेज हैव इट्स ओन रैम टू स्टोर डेटा ऑन द इमेजेस इट प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है? देखो, जीपीयू जो होता है वो सीपीयू से के मुकाबले उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग ये है, मान लीजिए आपका ये टास्क है, ठीक है? आपका टास्क काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं टास्क काफी बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीपल प्रोसेसर से ज्वाइन कर देंगे। जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए एक सीपीयू है, तो वो एक ही है सीपीयू, राइट? अगर आपको मान लीजिए टास्क कोई करवाना है जल्दी, क्योंकि मान लेते हैं किसी टास्क को करने में सीपीयू 1 मिनट का टाइम ले रहा है। अगर आपने मान लो उसी टास्क को 4 सीपीयू कनेक्ट कर दिए, तो ऑब्वियसली 4 प्रोसेसर हैं और उनमें वो काम बांट दिया, तो 1 मिनट में नहीं, वो 1/4 यानी 25 सेकंड में हो जाएगा। इट्स पॉसिबल। लेकिन एक ही सीपीयू है तो फिर वो पैरेलल प्रोसेसिंग, उसमें ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लेगा वो। अगर आपके मान लीजिए मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसिंग में क्या होता है? टाइम फिर उतना ही कम लगता है। इसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो जीपीयू जो है उसमें हम बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं कंपेयर टू सीपीयू, तो जीपीयू में पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो हो पाती है काफी आसानी से, जो आपको फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन वगैरह में चाहिए होती है, राइट? तो ये ध्यान रखिए, जीपीयू जो होता है जनरली वो मोबाइल फोन में उसका इस्तेमाल होता है, और पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें ज्यादा होती है कंपेयर टू सीपीयू। मदरबोर्ड क्या होता है? देखो, मदरबोर्ड आपकी जो सारी की सारी तारें होती हैं, आपने देखा होगा बड़ा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर जब आप अपना वो ओपन करेंगे सीपीयू, तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक मेन आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। और ये आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं उनमें मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सारे के सारे सर्किट यहीं पे कनेक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं, इसलिए इसको मदर बोलते हैं, मदर बोर्ड, राइट। एक ऐसा बोर्ड, जैसे आपने कभी मल्टीप्लग यूज करा है, जैसे आपके मान लीजिए कंप्यूटर आपके कमरे में, मान लीजिए एक ही वो है प्लग ऐसा ही होता है, तो आपको उसमें अपना कंप्यूटर लगाएंगे तो बाकी चीजें नहीं लगा पाएंगे, तो आप इसमें मल्टीप्लग यूज करते हैं। मल्टीप्लग में फिर बहुत सारे वो होते हैं इनपुट, आप उसमें फिर अपनी जो है रात को गुड नाइट लगाते हैं वो लगा लीजिए, एक में अपने कंप्यूटर की तार, एक में मोबाइल फोन चार्जर, एक में, तो ऐसे ही मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में बहुत सारे जो हैं चीज़ें आप कनेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग सीपीयू। तो मदरबोर्ड का काम क्या है? मदरबोर्ड सारे जो आपके सर्किट में जो भी आप कनेक्ट करोगे, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस आप वो करोगे, सीपीयू है, आपकी मेमोरी है, या जो दूसरे कंपोनेंट हैं आपके सिस्टम में, सब कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड से। तो ये उनको होल्ड करके रखता है और इनके बीच में कम्युनिकेशन अलाउ करता है। तो आपके मदरबोर्ड में हर चीज के जो है पोर्ट होते हैं और हर चीज जो है आप मदरबोर्ड से ही कनेक्ट करते हो इंक्लूडिंग सीपीयू, ठीक है। तो मदरबोर्ड अगर एक लाइन में बताऊं तो मदरबोर्ड कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर पार्ट्स फॉर पावर सप्लाई एंड सिग्नल ट्रांसमिशन, वेयर एज द सीपीयू प्रोसेस दिस सिग्नल एंड गिव द रिजल्ट्स दैट वी वांट। यानी कंप्यूटर में आपने मान लीजिए 10 चीजें कनेक्ट कर रखी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सब मिला के बता रहा हूं, तो सारी की सारी मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। तो मदरबोर्ड का काम है उनको होल्ड करना और आपस में कम्युनिकेट करना। लेकिन वो कम्युनिकेशन क्या होगा, यानी कि जो उनको आपस में जो सिग्नल हो रहे हैं उनको प्रोसेस कौन करेगा? वो सीपीयू करेगा। तो सिर्फ कनेक्ट करके रखना, होल्ड करके रखना और आपस में बातें करवाना, ये काम होगा मदरबोर्ड का, कम्युनिकेशन एनेबल करना। लेकिन सीपीयू जो है उन सिग्नल को प्रोसेस करेगा। तो मदरबोर्ड जो है वो सिग्नल सिर्फ ट्रांसमिट कर देगा क्योंकि सब चीजें वहीं पे कनेक्टेड है, लेकिन उनको प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू। और जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें कौन देगा? सीपीयू, क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक बड़ा अच्छा डायग्राम है, इसमें कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं। देखें क्या क्या कनेक्टेड है कंप्यूटर से। एक नॉर्मल कंप्यूटर घर में रखा होता है, वो कुछ इसी तरह का होता है, एक आम पर्सन का, राइट। हो सकता है इतने डिवाइसेस आपके पास ना हो, तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर 1 से। नंबर 1 क्या है? ये जो नंबर 1 है यहाँ पे, ये है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है? आपके पास मान लीजिए कोई पेज है, आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? उसको स्कैन करेंगे, राइट। कई बार आप देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं होता, वो आपको पेपर मिलता है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें आपको पेपर मिलता है, आप देखते हैं उसका पीडीएफ आ जाता है 10 मिनट के अंदर ही। कैसे आता है? तो आपके जो फिजिकल कॉपी है, फिजिकल पेपर, उसको लोग स्कैन करते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, फिर वो सॉफ्ट कॉपी बन के जो फाइल है उनको जोड़ के पीडीएफ बना लेते हैं, राइट। तो स्कैनर का काम क्या है? आपकी जो हार्ड कॉपी है, आपका जो पेज आप इसमें डालेंगे, उसकी वो सॉफ्ट कॉपी जनरेट कर देगा। ये काम होता है स्कैनर का। आजकल तो वैसे स्कैनर प्रिंटर के अंदर ही आ जाते हैं, अलग से खरीदने नहीं पड़ते, ठीक है, क्योंकि प्रिंटर कम स्कैनर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रिंटर में ही स्कैनर होता है, वो महंगे आते हैं ऑब्वियसली। नॉर्मल अगर आप प्रिंटर खरीदेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है स्कैनर इनबिल्ट आए। तो ये क्लियर हो गया, ये है स्कैनर। चलिए नंबर 2। नंबर 2 क्या है? ये आपका ऑब्वियसली सीपीयू है, ये आपका प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है। ये पहचान जाइए देखते ही, ये आपकी रैम है, राइट, रैम है। उसके बाद ये आपके रैम, ये एक्सपेंशन कार्ड इन्हें बोलते हैं, एक्सपेंशन कार्ड। अगर आपको रैम बढ़ानी है और है कंप्यूटर में तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये आपकी पावर आ रही है, राइट। नंबर 5 पे जो है पावर सप्लाई यूनिट, जो मेन आपकी पावर आ रही है, जिससे ये सब आपका काम कर रहा है, जो चार्ज हो रहा है वो सब आपकी पावर सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आपने ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है आपकी, मतलब सीडी वीडी डालनी है, डीवीडी डालनी है, वीसीडी। अब तो खैर सीडी वगैरह का ज़माना गया, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है आपकी। उसके बाद ये क्या है? ये है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है ना, हार्ड डिस्क। आप सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ गई हैं, अब तो एसएसडी ज़्यादा अच्छा है एचडी की बजाय, बट ठीक है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। उसके बाद ये सारी की जो भी कुछ है कंप्यूटर में, वो कहाँ कनेक्ट होता है? तो वो होता है मदरबोर्ड। तो ये पूरा का पूरा क्या है? मदरबोर्ड। सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सीपीयू, रैम, वो सब, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वहीं पे कनेक्ट है। जो भी आप कनेक्ट करोगे सारी चीज़ें, वो मदरबोर्ड में ही करोगे, ठीक है। मदरबोर्ड आपको नजर नहीं आता क्योंकि अच्छे से कवर करके रखते हैं उसे, तो आपको तो जो बाहर वो स्लॉट निकले होते हैं, पोर्ट, बस वो नजर आते हैं, लेकिन वो पोर्ट मदरबोर्ड में ही तो हैं। समझ में आया आपको? तो ये पूरा का पूरा जो है ये मदरबोर्ड है। उसके बाद ये क्या चीज़ है? तो ये बड़े प्यारे स्पीकर हैं, आप गाना सुनिए इनमें। स्पीकर
बड़ा आसान है, आप इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, इसको मॉनिटर कहा जाता है। फिर उसके बाद ये मॉनिटर के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप दिख रहा है। डेस्कटॉप पे क्या दिख रहा है आपको, एक तो आपको दिख रही हैं ये सिस्टम फाइल, राइट, तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम फाइल है वगैरह ये सब। और ये गेम चल रहा है, देखो कोई गेम चल रहा है ना ये, तो ये क्या है, गेम क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे ज़्यादा जानने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। और ये क्या है, ये आपका गेम मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर में हजारों ऐप आप डाल सकते हैं, हजारों सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये कीबोर्ड हो गया, ये तो खैर आप बहुत आसानी से, ये माउस हो गया, ये तो आप यूज़ करते ही होंगे। ये क्या है, ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपकी। ये आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखनी है, रखिए। कई लोग तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से स्पेस बढ़ा लेते हैं, राइट। तो मेरे को याद है अपने टाइम में ट्रांसेंड कंपनी की मैं यूज़ करता था, 500 GB की आती थी। अब तो खैर बहुत सस्ती हो गई हैं। और ये आप समझ ही होंगे प्रिंटर है। तो इस तरह का कुछ आपको एक कंप्यूटर दिखता है, अलग अलग तरह के डिवाइस होते हैं। तो काफ़ी आसान है ये समझना, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिए हैं बाय नंबर, सो दैट आप उसको देख सकें और उसको टैली कर सकें। तो सीपीयू को हम देखें अगर, ये वही वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इनपुट, फिर ये सीपीयू, फिर ये आउटपुट, और सीपीयू जो है वो मेमोरी ले रहा है, राइट। तो सीपीयू के अगर मैं पूछूं पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक मेमोरी यूनिट, और आप देख सकते हैं सीपीयू की अपनी मेमोरी में पहले रजिस्टर आता है और फिर आता है कैश, और फिर अगर जरूरत पड़े तो वो कंप्यूटर की मेमोरी यूज करता है, यानी रैम यूज करता है। फिर सीपीयू में एक होता है एएलयू, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक और लॉजिक मतलब क्या होता है। और एक होती है कंट्रोल यूनिट। तो एक एक करके देखते हैं। ये एक इसका सिंप्लीफाइड सा डायग्राम है, राइट। जैसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं। अरिथमेटिक तो सिंपल है, आपको प्लस करना है, माइनस, डिवीजन करना है या मल्टीप्लीकेशन वगैरह, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन है। लॉजिक ऑपरेशन मतलब होता है जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आपको पता करना है कि ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है, कोई चीज आप दोनों को कंपेयर करना है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है। तो दो तरह के ऑपरेशन आपके सीपीयू करता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस, जोड़ गुना भाग जमा वगैरह ये सब, और एक होता है लॉजिक। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब दो चीजों को कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट करना, एनालिटिक्स वगैरह लगाना, वो सब लॉजिक ऑपरेशन हम उसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या है देखिए, ये डायग्राम इसको ध्यान से देखिए। पहले तो मैं थोड़ी बेसिक चीजें बता दूं। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। हम इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं। जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो सारा सीपीयू करता है, राइट। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको कम्युनिकेट करवाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनपुट से वो लेगा, फिर काम करेगा, और आउटपुट को वो देगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने जैसा बताया अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल जो ऑपरेशन करता है सीपीयू, तो सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये काम होता है इसका, अरिथमेटिक और लॉजिक जो फंक्शन है उन्हें परफॉर्म करना। और यहां पे अगर मैं देखूं, ये मैंने एक बड़ा सिंप्लीफाइड आपको वो बताया है कि कैसे उसने काम किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे ए और बी को जोड़ना है आपस में, ध्यान से समझिए, ए और बी को जोड़ना है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरे पास दो रजिस्टर हैं, रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। तो मान लीजिए मुझे ए और बी को जोड़ना है, मान लीजिए मुझे 7 और 8 को जोड़ना है, ठीक है। तो 7 जो डेटा है वो रजिस्टर में चला जाएगा, मतलब सीपीयू के पास भी अपनी एक छोटी सी मेमोरी होगी ना, जिससे वो वहीं तुरंत टेम्परेरी स्टोर करके फटाफट काम कर देगा। तो एक नंबर मेरा 7 वाला चला जाएगा रजिस्टर ए में, और एक मेरा चला जाएगा 8 नंबर रजिस्टर बी में। गया, चलिए। अब ये यानी ए और बी रजिस्टर मेरे क्या करेंगे, मेरा जो डेटा है, इनपुट डेटा, मैंने इनपुट दिया, सीपीयू को कहा भाई 7 और 8 को जोड़ो, तो मैंने इनपुट दिया। अब वो मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप करा हो या मैंने जिससे भी टाइप करा हो, मैंने कहा भाई 7 और 8 को जोड़ो। सीपीयू को बोल दिया करो भाई ये काम करो, 7 और 8 को जोड़ो। तो 7 चला गया रजिस्टर ए में और 8 चला गया रजिस्टर बी में। तो डेटा इनपुट जो मैंने दिया अपने सीपीयू को, उस डेटा को होल्ड किसने किया, रजिस्टर ने। पर क्या रजिस्टर बहुत ज्यादा डेटा होल्ड कर सकता है, नहीं। अब आगे क्या हुआ, अब सीपीयू ने अपना दिमाग लगा के सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया, मतलब उसे, और 15 आंसर हो गया। 7 और 8 मतलब 15। अब वो 15 टेम्परेरली कहीं स्टोर करना है, तो वो एक्यूमुलेटर जो है वहां उसको स्टोर कर लेगा। एक्यूमुलेटर का मतलब ही होता है, एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना। तो
ये एडिशन करी किसने? ये एएलयू ने करी, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कौन करता है? प्रोसेसिंग किसने की? वो तो ये एएलयू ने करी। तो यहां पे देखिए बड़ा प्यारा ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो है ए रजिस्टर ने होल्ड किया एक डेटा, बी रजिस्टर ने होल्ड किया दूसरा डेटा, एएलयू ने ये कर दिया काम यानी 15, और फिर उसको एक्यूमुलेटर जो है उसमें भेज दिया। समझ में आया? एएलयू ने क्या करा? जो एडिशन था वो करा, क्योंकि एएलयू यही सब काम करता है, या तो अरिथमेटिक या लॉजिक कंपेयर वगैरह करना। तो उसने उसको भेज दिया और एक्यूमुलेटर में उसको रिजल्ट को पुट कर दिया। अच्छा मान लेते हैं ये तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया क्योंकि एडिशन हो रहा है। मान लीजिए लॉजिक ऑपरेशन है, तो लॉजिक ऑपरेशन में भी क्या होगा? लॉजिक ऑपरेशन में भी यही होगा। आपने जो डेटा दिया वो रजिस्टर होल्ड कर लेंगे उसे टेम्परेरी, और फिर एएलयू उसमें बता देगा कि क्या वो है। कंपैरिजन का रिजल्ट वो बाइनरी में देगा 1 या 0, क्योंकि आपने पूछा ना इनमें से बड़ा है तो आप 1 करिए और छोटा है तो 0, तो उस तरह से ये रिजल्ट देगा। एंड अगेन वहां से वो रिजल्ट जो भी होगा 1 या 0 तो वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? एक्यूमुलेटर उसे कहां भेज देगा? वो उसे कैश में भेज देगा। कैश भी अपनी सीपीयू की मेमोरी है। कैश रजिस्टर से ज़्यादा मेमोरी होती है इसमें, लेकिन स्पीड कम होती जाती है। रजिस्टर ऑब्वियसली बहुत फास्ट होता है, लेकिन कैश उससे कम फास्ट होता है। फिर रैम जो है, कंप्यूटर की बात आ गई, अब कंप्यूटर में भेजेंगे ये उसे आगे, तो रैम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, जीबी में होती है रैम, तो लेकिन रैम रिलेटिवली स्लो होती है। तो जैसे जैसे आपकी मेमोरी बढ़ती है, और रैम जो है फिर उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव या एचडीडी में उसे फाइनली कंप्यूटर में परमानेंट स्टोरेज जो हो गया उसमें वो फाइल चली जाती है, और वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो परमानेंटली रहती है। और ये तो ऑब्वियसली बहुत जीबी होती है, किसी कंप्यूटर में 1 टेराबाइट वगैरह, मतलब इस रेंज में होती है आजकल तो एचडीडी वगैरह, लेकिन ऑब्वियसली वो काफ़ी स्लो होती है। तो समझ में आया आपको ये? अगर आपने मेमोरी वाला चैप्टर देखा है तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मैंने आपको बता दिया, सीपीयू का पार्ट जो अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन करता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल मतलब क्या होता है? अगेन बहुत आसान है। कंट्रोल यूनिट जो है वो बाकी यूनिट्स को कंट्रोल करती है। इट इज द कंट्रोल यूनिट दैट गिव्स नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द इनपुट यूनिट फॉर रिसीविंग द डेटा एंड स्टोरिंग डेटा इन द मेमोरी यूनिट। हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था रजिस्टर ए रजिस्टर बी, तो उसमें जो है डेटा को कंट्रोल करना, राइट, फिर उसके बाद उसे आगे भेजना, ये सब जो काम है कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि वो इंस्ट्रक्शन देता है इनपुट यूनिट को फॉर रिसीविंग द डेटा, क्योंकि देखिए सीपीयू को क्या होगा, एक तरफ से इनपुट मिलेगा और एक तरफ से आउटपुट जाएगा बाहर। तो इनपुट कितना आ रहा है उसको कंट्रोल करना, इनपुट को सही जगह पे भेजना, जैसे अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो एएलयू में भेजना, ये सब काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ डेटा। कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा के फ्लो को मैनेज करता है, कितना डेटा आ रहा है, कहाँ जाना है, वो सब, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है डेटा फ्लो और इंस्ट्रक्शंस उनको भेजता है एक जगह से दूसरी जगह। इज दैट अंडरस्टूड? तो कहाँ से कहाँ भेजता है ये? मेमोरी यूनिट से एएलयू। जैसे हमने रजिस्टर में भेजा 7 और 8, रजिस्टर में गया, रजिस्टर भी वहां से कहाँ गया? एएलयू, है ना। तो रजिस्टर क्या है? मेमोरी है ना। तो मेमोरी से मैंने किस में भेजा डेटा? मैंने जो डेटा है वो एएलयू में भेजा, फिर एएलयू ने एक बार अपना काम कर दिया तो मैंने दोबारा मेमोरी में भेजा, मैंने कैश में भेज दिया था, तो एएलयू से दोबारा मेमोरी में भेज दिया। ये सारा जो डेटा का फ्लो है ये कौन मैनेज करेगा? कंट्रोल यूनिट। इज दैट अंडरस्टूड? तो इनपुट से मैंने जो डेटा है वो एएलयू में दिया, और एएलयू ने जब अपना काम कर दिया तो मैंने उसको आउटपुट के रूप में भेजा, यानी एएलयू से वापस मेमोरी में भेजा। तो ये जो फ्लो ऑफ डेटा है, पहले जो मेरा डेटा था मेमोरी यूनिट से रजिस्टर से एएलयू में गया, और बाद में जो रिजल्ट है एएलयू से मेमोरी में गया। तो ये सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो हम बात करते हैं सीपीयू में क्लॉक होती है, ये बेसिकली सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करती है। ये कंट्रोल यूनिट के साथ मिलके ही काम करती है, और इसका बस काम ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट हैं सबको आपस में सिंक्रोनाइज करना, एक हारमोनियसली, एक उनमें अच्छे से समन्वय रहे, सामंजस्य रहे, तो उसके लिए होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है पल्सेस की उसे हम क्लॉक स्पीड बोलते हैं। क्लॉक स्पीड हर्ट्स में हम मेजर करते हैं। जो क्लॉक है ये, इसकी स्पीड को हर्ट्स में मेजर करते हैं। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी भी आप बोल सकते हैं एक तरह से। आजकल के जो प्रोसेसर हैं वो गीगा हर्ट्स में उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, 3 से 5 गीगा हर्ट। पहले 1980s में जो प्रोसेसर होते थे उनकी मेगा हर्ट्स में काउंट होती थी। आजकल गीगा हर्ट्स के जो प्रोसेसर हैं वो देखने को मिलते हैं।
मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। सीपीयू की जो मेमोरी है, यानी जिसमें हम रजिस्टर और कैश को ले सकते हैं, तो वो सीपीयू की अपनी खुद की है। बाकी सीपीयू जब चाहे रैम वगैरह यूज़ कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इवन सीपीयू चाहे तो हार्ड डिस्क यूज़ कर सकता है या सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ कर सकता है, वहाँ से भी डेटा ले सकता है, लेकिन वो डेटा थोड़ा फिर स्लो हो जाएगा, क्योंकि सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम और फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। अब हम बात करते हैं बसेस की। बसेस क्या होते हैं? ये कलेक्शन ऑफ वायर होते हैं और ग्रुप ऑफ कंडक्टर दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इंटरनली बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। द कंप्यूटर्स यूज बसेस। एक ही कंप्यूटर के अंदर, ध्यान से सुनिए, एक ही कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है, जो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है, वो बसेस से होती है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वायर। ये वायर के कलेक्शन है या कंडक्टर के ग्रुप्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को ट्रांसफर करते हैं इंटरनली बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। और वो अदर कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू और सीपीयू से आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो डेटा वगैरह ट्रांसफर होता है जिन वायर से, उन्हें हम बसेस बोलते हैं। बसेस तीन तरह के होते हैं, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस और एक होता है कंट्रोल बस। एड्रेस बस जो होता है, इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है डेटा का, एक ही डायरेक्शन में होता है। डेटा बस में बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। और कंट्रोल बस जो होता है, ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस, इट कैरीज द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट। तो मेमोरी एड्रेस को ये कैरी करता है फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट सच एज द प्राइमरी स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डेटा बस जो होता है वो डेटा को कैरी करता है बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स, ये बाई डायरेक्शनल होता है। और कंट्रोल बस जो होता है, ये सिग्नल को कंट्रोल करता है फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट मतलब वही है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? ये इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो यूजर को अलाउ करते हैं कि वो कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सके। तो इनपुट डिवाइसेस हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्कैनर। ये देखिए, ये स्कैनर है। आपने यहाँ पे अपना पेज रख दिया, फिर आप इस मशीन को बंद कर देंगे, फिर उसकी वो सॉफ्ट कॉपी बना देगा। ये हार्ड कॉपी है, उसकी वो सॉफ्ट कॉपी बना देगा। ये काम स्कैनर का होता है। तो स्कैनर इमेजेस को या जो टेक्स्ट वगैरह है सबको, जो भी आपके पेज पे है, आपकी हैंड राइटिंग या जो भी, उसे वो एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। और आजकल तो 3D स्कैनर भी आ गए हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, गेमिंग में, रिवर्स इंजीनियरिंग, इन सब में 3D भी स्कैनर आज आ गए हैं। तो स्कैनर कैसे काम करता है? जो आजकल मॉडर्न स्कैनर्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं चार्ज कपल डिवाइस, जिसे हम कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर बोलते हैं। कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर, राइट। और जो पुराने जो स्कैनर होते थे, जिन्हें ड्रम स्कैनर बोलते थे, राइट, वो यूज़ करते थे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप ये याद रख लो, पुराने स्कैनर यूज़ करते थे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, और आजकल के जो आधुनिक स्कैनर हैं वो यूज़ करते हैं चार्ज कपल डिवाइस या कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। एक रोटरी स्कैनर होता है। रोटरी स्कैनर बहुत ही हाई स्पीड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के काम आता है, और ये भी सीसीडी ही यूज़ करता है, यानी चार्ज कपल डिवाइस ही यूज़ करता है। और अगर आपको मान लो पूरी बुक स्कैन करनी है, जैसे अब आप इसको खोलें, आप इसमें जो है एक पेज रखें, राइट, फिर दोबारा खोलें, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए किताब में 300 पेजेस हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किताब का जो है एक पेज स्कैन हो जाए, फिर ऑटोमेटिकली अगला पेज आ जाए और वो स्कैन होता रहे? बिल्कुल, उसके लिए ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर होता है। तो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर क्या होता है? ये एक ऐसा फीचर होता है जिसमें बहुत सारे जो पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली उसको फीड करता रहेगा एक एक करके, और वो स्कैन होता रहेगा। पूरी बुक आपको स्कैन करनी है, 300 पेज हैं, 300 बार ये खोलना नहीं पड़ेगा आपको। वो आप अपनी बुक डाल दो उसमें, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर ऑटोमेटिकली वो एक एक करके पेजेस वहां पे लगाता रहेगा, और वो बुक की सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। यानी बड़ी बड़ी किताबें, उनका पीडीएफ आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि सबकी आपको डिजिटल इमेज मिल जाएगी। स्कैनर की जब हम बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस है ऑब्वियसली। तो और भी स्कैनर होते हैं, जैसे मेडिकल साइंस में यूज होते हैं। सीटी स्कैन आपने सुना होगा, तो सीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो नॉर्मल स्कैनर वो, बल्कि इवन कंप्यूटराइज जो टोमोग्राफी या सीटी स्कैन 2D होता है, और यहीं पर वो एमआरआई से अलग होता है। एमआरआई 3D होता है। तो अगर आपको 3D में चाहिए तो एमआरआई कराइए, और अगर 2D में चाहिए तो सीटी कराइए। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी बॉडी का स्कैन होता है।
सारे आपके जो ऑर्गन मसल वगैरह ब्लड वेसल उनको डिटेल में देखने के लिए यूज़ होता है, ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। और एमआरआई जो स्कैनर होता है वो यूज़ करता है मैग्नेट और रेडियो वेव्स का। और जो सीटी स्कैन होता है वो एक्सरे का ही जो है वो यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं बायोस। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर में बिल्ट होता है, राइट। और ये पहली चीज है जो हमारे कंप्यूटर में जब हम उसको ऑन करते हैं तो पहला कोड है जो रन होता है, हम उसे बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो, जब हमारा पीसी हमने स्टार्ट किया, कंप्यूटर हमने पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट किया, तो पहला काम क्या है बायोस का कि वो हमारे सिस्टम में सारी चीजें जो हैं उनको पहचाने, आइडेंटिफाई करे और उनको स्टार्ट करवाए। जैसे वीडियो डिस्प्ले कार्ड, कीबोर्ड, माउस, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सब अपने आप चल जाते हैं। वो काम कौन करवाता है? वो बायोस करवाता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस जो है उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंप्यूटर में जितनी भी चीजें कनेक्टेड है उनको स्टार्ट कैसे करवाया जाए। तो बायोस को हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो काम ना करे। अगर बायोस काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस हमने कनेक्ट करे हैं वो सारे ऑन नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि बायोस में जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो कभी भी मिटे ना, यानी परमानेंट रहे। तो हम उसको रैम में वो करेंगे कि रोम में करेंगे? तो बायोस में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे हम रोम में डालते हैं, रोम चिप, क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, राइट। तो रोम चिप जो है हमारे मदरबोर्ड पे, इसलिए हम कई बार इसे रोम बायोस भी बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो बायोस जो सॉफ्टवेयर होता है वो रोम में हम डालते हैं, रोम मेमोरी में, जिससे वो नॉन वोलाटाइल रहे, हमेशा रहे, यानी वो डिलीट ना हो। क्योंकि अगर बायोस काम नहीं करेगा तो आपकी कोई भी जो चीज़ है वो लोड नहीं होगी। तो हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर ही रहे थे, राइट। तो प्रिंटर की अगर हम बात करें, वैसे प्रिंटर हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। तो प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि प्रिंटर आपको एक आउटपुट दे रहा है। आपने जो कमांड दी, कंट्रोल पी, इनपुट दिया, या तो माउस से दिया, आपने फाइल पे क्लिक करके प्रिंट किया, या कीबोर्ड से इनपुट दिया, तो प्रिंटर आपको उसका एक आउटपुट जो है वो दे रहा है। तो प्रिंटर हम हर तरह के प्रिंटर डिटेल में पढ़ चुके हैं, अलग चैप्टर है वो। 3D प्रिंटर, इंकजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर वगैरह, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक और इनपुट डिवाइस बहुत अच्छा है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड हम सब यूज करते ही हैं, ऐसा होता है एक कीबोर्ड, राइट। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कीज होते हैं। कीज की संख्या 101 से 105 तक होती है मॉडर्न कीबोर्ड्स में। और कीबोर्ड में जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर में हम इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स भी हम टाइप कर सकते हैं, नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं, पंचुएशन मार्क जैसे कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह, ये सब भी हम टाइप कर सकते हैं। और भी दूसरे कीज होते हैं। तो कीबोर्ड का आविष्कार किया था अमेरिका के साइंटिस्ट क्रिस्टोफर लाथम ने। क्रिस्टोफर लाथम वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कीबोर्ड कई तरह के होते हैं, जैसे क्वर्टी कीबोर्ड और अजर्टी कीबोर्ड। अजर्टी कीबोर्ड फ्रेंच में यूज होता है, राइट। और क्वर्टी कीबोर्ड क्या होता है? तो अगर आप देखें जो सबसे ऊपर वाला जो रो है उसमें शुरू के की देखें, QWERT। तो ये क्वर्टी कीबोर्ड जो बनाया था क्रिस्टोफर लेथम शोल्स नाम के व्यक्ति ने बनाया था। क्वर्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कीज एक साथ होते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आर के राइट में कौन सा की होता है, और हमेशा बस की क्वर्टी से ही रिलेटेड आते हैं, बाकी आपको कीज याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में। तो आप इसको हमेशा साथ लिख लो, क्वर्टी। तो आर के राइट में पूछा है तो मतलब टी इज द आंसर। इसी तरह पूछ सकते हैं कि ई जो की होता है उसके लेफ्ट में कौन सा आता है, तो ये जो की पूछेंगे सिर्फ क्वर्टी पे ही पूछेंगे और किसी पे नहीं पूछेंगे। तो कितने तरह के कीज होते हैं कंप्यूटर में? अगर मैं यहां पे देखूं तो सबसे पहले होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक मतलब, अल्फा मतलब अल्फाबेट, यानी ये सारे कीज हो गए, राइट, इन पे अल्फाबेट है। और न्यूमेरिक मतलब नंबर वाले, यानी ये सारे की हो गए। तो इनको हम अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अल्फा न्यूमेरिक की का मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक की मतलब जिन पे आप जो नंबर हैं या अल्फाबेट वगैरह हैं या इवन पंचुएशन वगैरह हैं, ये जो पंचुएशन आप देख रहे हैं इसमें हाइफन या कॉमा वगैरह, ये सारे ब्रैकेट, तो ये पंचुएशन वाले जो हैं इनको भी हम अल्फा न्यूमेरिक में ही काउंट करते हैं। ये हो गए अल्फा न्यूमेरिक की। दूसरे तरह के जो की होते हैं कंप्यूटर में हम उन्हें बोलते हैं कंट्रोल की। इनको मॉडिफायर की भी कहा जाता है। देखो ये तीन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंट्रोल की, एक होता है ऑल्ट की, ठीक है, कंट्रोल की, ऑल्ट की, और एक होता है शिफ्ट की। अब इनको हम मॉडिफायर या कंट्रोल की क्यों बोलते हैं? इन तीनों को कंट्रोल, ये देखिए ये कंट्रोल है, ये ऑल्ट है और ये शिफ्ट है। इनको हम ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है।
आप मान लीजिए कंप्यूटर में कंट्रोल दबाएंगे, सिर्फ कंट्रोल की, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा। यानी इनकी अकेले कोई वैल्यू नहीं होती, इनको हम किसी और की के साथ यूज करते हैं, इसलिए हम इन्हें मॉडिफायर या कंट्रोल की बोलते हैं, राइट। इसी तरह शिफ्ट, आप शिफ्ट दबाइए, कुछ भी नहीं होगा। तो कंट्रोल की आप सिर्फ कंट्रोल की दबाएंगे तो वो कोई रेयरली कोई अपना खुद का काम कर पाएगी। हाँ, लेकिन दूसरों के साथ हमें उसे दबाना पड़ता है। जैसे हम ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है वो बंद हो जाते हैं, कई बार रिस्टार्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं शिफ्ट ये जो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट है। इसी तरह शिफ्ट की हम जैसे मान लो हमें डब्ल्यू कैपिटल में टाइप करना है, डब्ल्यू आप वैसे दबाएंगे कीबोर्ड में तो स्मॉल आएगा, तो या तो आप जो है कैप्स लॉक ऑन कर लो कैपिटल में, या फिर आप शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाइए तो बड़ा आ जाएगा, वो अल्फाबेट जो है कैपिटल में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये की काम करते हैं, दूसरों के साथ काम करते हैं, खुद नहीं। समझ में आया अल्फा न्यूमेरिक की और कंट्रोल की या मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं? तो एमसीक्यू आ सकता है, इनमें से कौन सा कंट्रोल की नहीं है? तो तीन ऑप्शन वही रहेंगे, शिफ्ट, ऑल्ट या कंट्रोल। अगले जो की होते हैं फंक्शन की। फंक्शन की मतलब यहां पे देखिए इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं। जैसे F5 आप यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए विंडोज में, F5। यहां पे देखिए ये F1 F2 F3 ऐसे करके F12 तक होते हैं। तो कितने फंक्शनल की होते हैं? 12। F1 से लेके और F12 तक ये इन्हें फंक्शन की बोलते हैं, राइट। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। नेविगेशन की क्या होता है? नेविगेशन मतलब क्या? ऊपर नीचे आगे पीछे करना, राइट। तो एरो की जो आपके हैं, क्योंकि आप इनसे ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट, इनको हम बोलते हैं नेविगेशन की। ये नेविगेशन के काम आते हैं या टेक्स्ट को एडिट करने के काम आते हैं। जैसे टेक्स्ट को डिलीट करना है, पेज अप पेज डाउन करना है, राइट। ये सब जो होता है ये नेविगेशन की से होता है। फिर न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? कई बार आप देखेंगे कीबोर्ड के साइड में एक अलग से न्यूमेरिक कीपैड होता है जिससे नंबर्स आप बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो नंबर्स क्विकली एंटर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कीबोर्ड में ऐड होता है। मैं आपको अगर कीबोर्ड दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं हम इसको जो है बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। फिर टॉगल की होते हैं। टॉगल की मतलब ये अगर कोई देख नहीं सकता, कोई ब्लाइंड पर्सन है या मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसमें विजन इंपेयरमेंट है, तो ये एक्सेसिबिलिटी फीचर है, राइट। एक्सेसिबिलिटी फीचर मतलब कोई अगर मान लीजिए दिव्यांग पर्सन है तो उसको लेवलर करने के लिए एक तरह से टॉगल की कौन कौन से होते हैं? नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक आपको क्या कैसे यूज करने हैं? तो आप फॉर एग्जांपल नम लॉक यूज करना चाहते हो तो आप 5 सेकंड के लिए उसे दबा के रखिए, तो एक साउंड आएगा आपको कि हाँ वो ऑन हो गया है। फिर इसी तरह से आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं, फिर एक छोटा साउंड आएगा, मतलब वो ऑफ हो गया है। तो वो लोग जो देख नहीं सकते, वो लोग जो जिनकी विजन उतनी अच्छी नहीं है उनके लिए, या जिनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, मतलब वो उतना सोच नहीं पाते, उतना समझ नहीं पाते, उनके लिए टॉगल की होते हैं, राइट। तो कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रॉल लॉक, इनमें एक साउंड आता है जब आप की ऑन करते हैं कोई भी। आपको मान लीजिए नम लॉक की ऑन करना है तो आप 5 सेकंड के लिए उसे प्रेस करिए, वो ऑन हो जाएगा, तो एक हाई पिच साउंड आएगा, और अगर टर्न ऑफ करेंगे तो एक लो पिच साउंड आएगा। फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस मतलब सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप अपने जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पे उसे कंट्रोल कर सकते हो। पॉइंटर अलग अलग तरह के होते हैं, ये देखिए इतने सारे तरह के अलग अलग पॉइंटर होते हैं। एरो होता है, ये हैंड बना हुआ आता है इस तरह से, कई बार जो है इस तरह से आता है, जैसे MS वर्ड वगैरह में आप टाइप कर रहे हैं तो ये वाला आता है इस तरह से, राइट। तो अलग अलग तरह के जो पॉइंटर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर होता है जनरली हम उसे कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर मूव करना है आपको तो कैसे करेंगे? माउस से करेंगे, राइट। तो या कीबोर्ड से भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। तो वो इनपुट दे रहे हैं, अगेन वो इनपुट डिवाइस हैं सारे के सारे, राइट। तो कर्सर जो है वो एक तरह से आपके माउस का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है और आप उसे अपने हिसाब से स्क्रीन में यूज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने MS वर्ड फाइल खोली हुई है, उसमें कोई पैराग्राफ है, आप उसमें माउस से क्या क्या कर सकते हैं? माउस से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई वर्ड, कोई पूरा पैराग्राफ चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसे ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। कोई आपको लाइन पहली वाली आखिरी जगह पे लगानी है तो इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लो, उसे पूरा ड्रैग करके नीचे ले आओ, तो वो यानी मूव भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, वो सारा माउस से आप कर सकते हैं। तो पॉइंटर डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखते हैं माउस, ठीक है। माउस अगर आप देखें तो नॉर्मल माउस जो होता है, मैकेनिकल माउस जो होता है वो ऐसा दिखता है। इसमें नीचे एक बॉल होती है, वो यहां से नहीं दिखेगी आपको, नीचे एक बॉल होती है, राइट।
तो वो बॉल परसीव करती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसी के हिसाब से वो होता है। ये स्क्रॉल के लिए होता है, पेज में आपको ऊपर जाना है या नीचे, तो ये स्क्रॉल बटन भी यहाँ पे होता है। तो ये ऐसा माउस होता है। अगर आप एक नॉर्मल मैकेनिकल माउस को देखें जो मैंने आपको दिखाया, तो लेफ्ट क्लिक राइट और एक स्क्रॉल, इसमें यही देखने को मिलते हैं। और आप इसे यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में, या फिर जो दूसरे तरह के कनेक्टर हैं, डिपेंड करता है कैसा माउस है। आजकल तो टाइप सी वाले भी आ गए हैं, क्योंकि अब जैसे एप्पल में यूएसबी नहीं होता, एप्पल के जो कंप्यूटर हैं लेटेस्ट उनमें यूएसबी होता ही नहीं, उनमें टाइप सी होता है। तो फिर या तो आप टाइप सी वाला ही माउस लीजिए, या फिर आप एक यूएसबी टू टाइप सी कन्वर्टर ले लीजिए, राइट। तो ये देखिए माउस नीचे से देख रहा हूं मैं, मैकेनिकल माउस, इसमें एक बॉल होता है ये नीचे, राइट। ये आपके सरफेस पे रोल होता है, तो माउस पैड भी आप यूज कर सकते हैं नीचे, या नॉर्मल आप जनरल भी, वैसे मैकेनिकल माउस के लिए तो जनरली हम नीचे एक माउस पैड यूज करते हैं, राइट। तो उसमें जो बॉल है ये मूव करता है, और बॉल के मूव होने से फिर आपका स्क्रीन पे जो कर्सर है वो मूव करता है। एक आजकल तो लेजर वाले माउस आ गए हैं, लेजर या एलईडी वाले जो लाइट वाले माउस हैं, इनके लिए नीचे माउस पैड नहीं चाहिए होता जनरली। बाकी बेहतर अपना एक्सपीरियंस करने के लिए माउस पैड आप यूज कर सकते हैं। माउस पैड मतलब नीचे एक वो रखा होता है, रबड़ का एक पैड रखा होता है, कुशन रखा होता है, जिसके ऊपर माउस आप यूज करते हैं। तो इसमें ये नीचे बेसिकली एक कैमरा लगा होता है, छोटा सा कैमरा होता है, ये एक हजारों फोटो एकदम से खींच लेता है, फिर उन फोटोज से प्रिडिक्ट करता है, सेंस बनाता है कि किस डायरेक्शन में माउस मूव होना है। तो ये एलईडी या लेजर वाले माउस आजकल आ गए हैं। तो माउस सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। 1963 में माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। और मैकेनिकल माउस जो होता है उसमें बॉल और रोलर होते हैं, और जो ऑप्टिकल माउस होता है जो मैंने बताया लेजर या एलईडी वाले होते हैं उनको ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। तो उनमें एक्स और वाई एक्सिस पे मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जो है लेजर या एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। माउस को हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? हम फाइल सिलेक्ट करने के लिए, आपको मान लीजिए एमएस वर्ड खोलना है, तो एमएस वर्ड का आइकॉन बना हुआ है वहाँ पे, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। यानी फाइल सिलेक्ट करना, उसे ओपन करना, आपको जरूरी नहीं डबल क्लिक करना है। सेटिंग्स होते हैं तो उसमें सिंगल क्लिक पे भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। वो पूछता है आपसे कि सेटिंग कैसी, तो उसमें कई बार सिंगल क्लिक कई बार डबल क्लिक, मैंने दोनों यूज़ किए हैं विंडोज़ में जब मैं यूज़ करता था, अब तो मैं एप्पल यूज़ करता हूँ। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए भी आप माउस यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस माउस आ गए हैं जो आपके टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे ब्लूटूथ या इंफ्रारेड, तो वायर की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंफ्रारेड या ब्लूटूथ से वायरलेस माउस भी यूज़ कर सकते हैं। माउस की फुल फॉर्म भी होती है, माउस की फुल फॉर्म होती है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, यानी माउस। ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है? ऑप्टिकल जो माउस होता है उसमें एक नीचे कैमरा लगा होता है छोटा सा, वो एक ही सेकंड में हजारों पिक्चर वो है क्लिक कर लेता है और अपने कैमरा से, राइट। फिर उसमें एक सेंसर लगा होता है जिसको बोलते हैं CMOS, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि माउस में जो सेंसर होता है वो क्या होता है। तो ये जो CMOS है, जब हजारों पिक्चरें क्लिक कर ली माउस ने कैमरे से, तो वो सेंसर जो है वो उसे फॉरवर्ड करता है एक सिग्नल टू द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो पहले जो है टाइनी लो रेजोल्यूशन कैमरा जो है उसने पिक्चर ले ली एक ही सेकंड में नीचे से। फिर सेंसर होता है जिसको CMOS बोलते हैं, ये सेंसर वो पिक्चर ले लेता है और उसे फॉरवर्ड करता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को। ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो है वो कैमरे में ही होता है। फिर जो DSP होता है वो सारी पिक्चर्स का पैटर्न एग्जामिन करता है, राइट, लाइट चेंजेस वगैरह कैसे हो रहे हैं वो सब। और फिर देयर आफ्टर द पॉइंटर ऑफ द माउस मूव्स ऑन द स्क्रीन, उसके बाद जो पॉइंटर होता है माउस का कर्सर वो स्क्रीन पे मूव होता है। आजकल एक ट्रैक बॉल आ गया है, ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जो बॉल है ना ये नीचे लगी हुई थी, लेकिन ट्रैक बॉल में ये साइड में लगी होती है। तो कई बार हम इसे अपसाइड डाउन माउस भी बोलते हैं, यानी जो बॉल नीचे थी इसमें साइड में है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें क्या है, इस बॉल को आप अपने अंगूठे से मूव करेंगे और उससे फिर कर्सर स्क्रीन पे मूव करेगा। ये वही है लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक वगैरह, ये वही है स्क्रॉल करने के लिए, अप डाउन के लिए। लेकिन जो बॉल है वो नीचे होने की बजाय साइड में है, तो आप इसे अपने अंगूठे से जो है हिलाएंगे और उसी हिसाब से फिर माउस स्क्रीन पे मूव करेगा, कर्सर मूव करेगा। तो इसे ट्रैक बॉल कहा जाता है। ये एक अच्छा माउस का विकल्प है। फिर टच पैड और ट्रैक पैड। अब आप अगर लैपटॉप लेंगे आज के, तो लैपटॉप के साथ कोई माउस यूज ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि ट्रैक पैड आता है। तो इस ट्रैक पैड में, जैसे ये एप्पल का है ट्रैक पैड, तो एप्पल वाले में क्या होता है, ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये लेफ्ट क्लिक और ये राइट क्लिक, और ये जनरल जो होता है स्क्रॉलिंग के लिए 2 फिंगर 3 फिंगर कई तरह के वो होते हैं इसमें, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे फिंगर आप इसमें मूव करेंगे वैसे वैसे आपका स्क्रीन पे भी जो कर्सर है वो मूव करेगा। अंडरस्टूड? तो इसे टच पैड या ट्रैक पैड भी बोलते हैं। उसके बाद ट्रैक पॉइंट क्या होता है? इसे पॉइंटिंग स्टिक भी कहा जाता था।
ये कुछ लैपटॉप अलग अलग हैं जिनमें यूज होता है। ये देखिए, इनफैक्ट मेरे पास एक लेनोवो का थिंक पैड था पहले। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट कंप्यूटर था लाइफ का वो लेनोवो थिंक पैड ही था। तो उसमें ये एक दिया हुआ था बीच में, ये जी एच और बी कीज के बीच में एक छोटा सा एक ये होता है। इस पे आप अपना अंगूठा रखिए और उसको हिलाइए तो स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है, राइट। तो ये ट्रैक पॉइंट या पॉइंटिंग स्टिक भी इसे बोलते हैं। हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में नहीं होता, लेकिन कुछ में होता है। अब हम बात करते हैं टच स्क्रीन की। ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों। दोनों कैसे? क्योंकि देखिए, टच स्क्रीन आप टच कर रहे हैं। मान लीजिए आपको ट्विटर जो है वो खोलना है, तो आप उस पर अपनी फिंगर टच करेंगे तो इनपुट आप दे रहे हैं, है ना, स्क्रीन पे। लेकिन वही स्क्रीन आपको तुरंत आउटपुट भी दिखाएगी। वही स्क्रीन तुरंत आपको आउटपुट भी दिखाएगी। तो इसीलिए, क्योंकि ये रिजल्ट डिस्प्ले करती है, इसीलिए ये आउटपुट भी हो गई। इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अंडरस्टूड? तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट भी और आउटपुट भी है। इनपुट क्यों? क्योंकि हम इसमें इनपुट दे रहे हैं, लेकिन यही फिर जो इनपुट का इफेक्ट है आपको इसी स्क्रीन पे दिखेगा। तो यानी ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। और स्क्रीन को आप डायरेक्टली अपनी फिंगर से भी टच कर सकते हैं, या स्टाइलस आता है उससे भी आप टच कर सकते हैं। स्टाइलस होता है ना, साथ में एक वो पेन टाइप आता है, डिजिटल पेन टाइप, तो उसे हम स्टाइलस बोलते हैं। अब जो टच स्क्रीन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे अगर आप एटीएम में जाइए, एटीएम में आप नोट करेंगे, एटीएम में भी टच स्क्रीन होता है, लेकिन उस स्क्रीन पे जब आप अपनी उंगली प्रेस करेंगे तभी वो काम करेगा। आप अगर सिर्फ टच करेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा स्क्रीन को, यानी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और ये क्योंकि प्रेशर पे ज्यादा काम करती हैं टच की बजाय, टच तो होती है ऑब्वियसली तभी तो काम कर रहा है, लेकिन प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो टच सेंसिटिव नहीं होती उतनी है। आप अपने ग्लव्स पहन के भी यूज कर लो। आप एटीएम जाओ, मान लो ठंड लग रही है, आप सर्दियों का टाइम आने वाला है, तो आप अपने ग्लव्स पहन लो। ग्लव्स पहन के भी आप एटीएम जो है स्क्रीन उस पर प्रेस करो, बिल्कुल काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। क्योंकि प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है टच की बजाय। उसे बोलते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन, जैसे जो एटीएम में यूज होती है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होती है, हाईली ये टच सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा टच सेंसिटिव होती है, राइट। तो इसमें आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना, इट डज नॉट रिक्वायर प्रेशर, बस आपका टच ही काफी है। लेकिन क्योंकि टच सेंसिटिव है तो फिर आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहन सकते इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपैड, आपका जो आईपैड है या इवन आपका मोबाइल फोन, आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे टच करते हैं, वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, उसमें प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। लेकिन इसका नुकसान ये है, आप ग्लव्स पहन के करिए मोबाइल फोन पे, नहीं होगा। अभी करके देख लीजिए, आप मोबाइल फोन पे ग्लव्स पहनिए और फिर यूज करिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। समझ में आया दोनों में आपको फर्क क्या होता है, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव में? चलिए, अब इनपुट डिवाइस हम देख ही रहे हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ग्राफिक टैबलेट, ये देखिए, ये ग्राफिक टैबलेट है। स्टाइलस, ये जो पकड़ा हुआ है पेन जैसा, ये डिजिटल पेन जैसा, ये जो है एक स्टाइलस है। या इवन आईपैड वगैरह में इस तरह के पेन आते हैं, डिजिटल पेन। तो स्टाइलस और डिजिटल पेन आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। तो ग्राफिक टैबलेट, मैंने ग्राफिक टैबलेट से ही पढ़ाया है ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, उसके बाद मैंने आईपैड पे मूव किया था। तो ग्राफिक टैबलेट या पेन टैबलेट भी बोलते हैं, या एक्सटर्नल ड्राइंग पैड या डिजिटल आर्ट वगैरह बनाने के भी काम आता है। मैं वैकॉम का यूज करता था, मुझे याद है उस समय। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, मैं कंप्यूटर में जोड़ लेता था इसे, फिर क्या होता था, पावर पॉइंट खोल लेता था कंप्यूटर पे, और जो इस पे लिखता था वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में जाता था। यानी अगेन इनपुट दे रहा हूं मैं कंप्यूटर में। तो ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। और स्टाइलस जो होता है, इससे आप ग्राफिक टैबलेट के ऊपर लिखते हो, जो आप इस पे लिखोगे वो कंप्यूटर में ऑलरेडी आप वो टाइप होता जाएगा। या ड्राइंग बनानी है तो वो भी होता जाएगा, या आप सीधे भी बना सकते हो। आप आईपैड लो, आईपैड की स्क्रीन खोल लो, उस पर आप डायरेक्टली जो पेन मिलता है साथ आईपैड के, उससे आप इनपुट दे सकते हो। जे माउस, ये पुराना हो गया, अब नहीं आता ये जे माउस। तो पुराने कुछ ऐसे कंप्यूटर होते थे, पोर्टेबल कंप्यूटर, उनमें हम जे माउस यूज करते थे। मतलब जो जे की होता है ना, उसके ऊपर एक ऐसे वो बना होता था, और जब आप इसे मतलब आप इसे जे की को यूज करते थे, और ये कंप्यूटर माउस की तरह काम करता था। ठीक है, आप इस पे अपनी जो थंब है या फिंगर रख के वो करेंगे तो कर्सर हिलेगा स्क्रीन के ऊपर, तो इसे जे माउस बोलते थे। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? गेम्स वगैरह में काम आता है। ये ऐसा होता है जॉयस्टिक, आप इसको मूव करिए, ये जो दिख रहा है वैसे ही मान लीजिए स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर है, उसी डायरेक्शन में भी मूव होता रहेगा। आप इसको लेफ्ट करेंगे तो मान लीजिए कोई कार्टून है, वो भी लेफ्ट मूव होगा, राइट मूव होगा। इस पे कई तरह के कंट्रोल्स भी होते हैं, राइट। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टिक। ये स्टिक है दैट पिवट्स ऑन अ बेस, ये इसका बेस होता है।
एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल और डायरेक्शन टू द डिवाइस इट इज कंट्रोलिंग। तो जो भी डिवाइस जो जॉयस्टिक होता है, जिस भी चीज को ये कंट्रोल कर रही है, जैसे जैसे आप इसे मूव करेंगे, आप लेफ्ट में करेंगे, आप राइट में, जैसे गाड़ी में वो नहीं होता एक बीच में जैसे गियर चेंज करते हैं ना आप 1 2 3 4 5, वैसे ही ये होता है, उसे आगे पीछे साइड में वो आप कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी में उसको करने से कुछ वो नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपने लेफ्ट करा तो वो गाड़ी लेफ्ट जा रही है, ऐसा नहीं होता, इसमें होता है। लेकिन तो एरोप्लेन में यूज होती है, कॉकपिट जो होता है जहाँ पे पायलट बैठते हैं, तो ये देखिए ये जॉयस्टिक लगाई हुई है। अगर आपको प्लेन को लेफ्ट करना है तो इसे लेफ्ट घुमा दो, प्लेन को राइट करना है तो इसे राइट घुमा दो। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेमिंग में और एयरक्राफ्ट्स में होता है। ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर गेमिंग में कुछ और तरीके हैं, जैसे आप देखिए कई बार आपने देखा होगा ये जैसे डांस पैड है, इस पे आप डांस कर रहे हो, वैसे वैसे स्क्रीन पे जो है वो भी डांस करेगा, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से एक व्हील होता है, ये गेम खेलते हो ना, नकली गाड़ी बनी हुई है, आप इसमें बैठ के रेस कर रहे हो, जैसे जैसे आप इसमें जो वो कर रहे हो वैसे वैसे स्क्रीन पे जो गाड़ी है वो रेस करेगी। इसी तरह से डक हंट खेला है बचपन में, मैंने खेला था। डक हंट में क्या होता था, एक बंदूक होती थी, उससे हम कंप्यूटर पे शूट करते थे और निशाना लगाते थे। तो वैसे ही ये गन होती है, लाइट गन, ये भी टारगेट शूट करने के काम आती है गेमिंग वगैरह में। तो व्हील हो सकता है, या गेम पैड होते हैं, या डांस पैड होते हैं, इन सबको गेम कंट्रोलर कहा जाता है। ये वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम वगैरह इन सब में यूज़ होते हैं। तो ये भी सब इनपुट डिवाइसेस हैं। डिजिटल कैमरा है आपका, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये फोटो खींच के सीधा कंप्यूटर में भेज देता है आपके, राइट, डिजिटली। तो आप इससे पिक्चर जो है वो ले सकते हैं कैमरा से, राइट। वॉइस इनपुट, अगेन आप सीरी, आपने एप्पल सीरी ओपन कर लिया, उसको आप कुछ इनपुट दे रहे हैं, ये काम करो, ये सर्च करो। आजकल तो 20 से 30% सर्च मोबाइल में जो होते हैं या गूगल में वो वॉइस से होते हैं। तो वॉइस इनपुट आप कंप्यूटर में दे सकते हो। और जैसे माइक होता है, माइक में बोलते हो, तो माइक एक इनपुट डिवाइस है, राइट। वेबकैम अगेन इनपुट डिवाइस है, आपकी जो फोटो ले रहा है और कंप्यूटर में दे रहा है, तो वेबकैम भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, देखो ये समझना बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। आपके पास मान लो एक पेज है जिस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, फिजिकल पेज है, यानी हार्ड पेज जिसे बोलते हैं ना, कि मान लो किताब से आपने एक पेज फाड़ लिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है इसके लिए, या तो स्कैन करो और इसे डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट कर दो। बट डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, जो उसमें कैरेक्टर्स है ना, आप उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल। तो उसका एक तरीका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, स्कैनिंग में तो आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हो, और जो सॉफ्ट कॉपी बन गई ये नॉन एडिटेबल होती है। वो पेज वैसा का वैसा ही आपने सॉफ्ट कॉपी बना दी, लेकिन उस पेज पे फिर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है कि इसमें आपने, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो रिटन, जैसे पेज के ऊपर जो रिटन कैरेक्टर हैं, राइट, या कंप्यूटर प्रिंटेड कुछ इस पे कैरेक्टर हैं, या हाथ से लिखे हुए कुछ कैरेक्टर हैं, तो उनको वो क्या करेगा, ऐसी भाषा में कन्वर्ट करेगा जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर पाए। स्कैन्ड इमेज को कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बाद जब आप इसको कन्वर्ट करोगे उस चीज में, तो ये उसको कुछ अपनी ही कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा हर कैरेक्टर को, तो वो कंप्यूटर फिर प्रोसेस कर पाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कुछ कुछ लिखा है पेज पे, तो ये एक डिवाइस है, ये हर जो लिखा हुआ जो वर्ड है उसे अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहा है, और इस तरह से वो उसे प्रोसेस करेगा कि कंप्यूटर में जब उसको देगा तो कंप्यूटर भी फिर उसमें काम कर पाएगा, फिर आप उसको एडिट भी कर पाएंगे, या तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक OMR होता है, आपने एग्जाम दिए होंगे तो उसमें 4 ऑप्शन भरते हो आप, 4 गोले होते हैं, एक गोले को फिर आप डार्क कर देते हो, तो वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप छोटे छोटे सर्कल या रेक्टेंगल वगैरह फिल करते हो और फिर उसका सेंस कंप्यूटर अपने आप बना लेता है। बारकोड रीडर होता है, बारकोड रीडर 1D में होता है और QR कोड 2D में होता है, बस यही डिफरेंस होता है। दोनों ही जो हैं वो शॉपिंग और उनके काम आते हैं, बारकोड भी और QR कोड भी। तो ये ऑप्टिकल रीडर होते हैं, लेजर बीम का इस्तेमाल आप करते हो बारकोड में, और QR कोड आजकल बहुत आसान हो गया है, QR कोड 2D होता है और बारकोड 1D होता है, बस ये डिफरेंस होता है। QR कोड को किसने बनाया था? जापान की एक कंपनी थी डेंसो वेव, उसके उन्होंने बनाया था 1994 में। RFID रीडर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आपकी गाड़ी में फास्टैग लगाए तो आप देखते हो इस तरह की मशीन लेके वो आ जाते हैं कई बार। वैसे तो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है तो ऑटोमेटिकली रीड हो जाता है, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता तो फिर मशीन लेके आते हैं, वो रीड करते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर MICR रीडर होता है, आपका चेक मशीन रीड कर लेती है ऑटोमेटिक, ये MICR है। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर और MICR रीडर दो तरह के होते हैं। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
और मैग्नेटिक स्ट्राइप क्या होते हैं? आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह में जो मैग्नेटिक स्ट्राइप होते हैं, तो वो भी अगेन इनपुट डिवाइस है। तो MICR कोड बैंकिंग में यूज होता है मेनली। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है। इससे आप चेक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो फास्टर प्रोसेसिंग हो जाती है चेक की। तो MICR कोड 9 डिजिट का कोड होता है। शुरू के 3 डिजिट बताते हैं सिटी, और फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो सिटी बताते हैं, और फर्स्ट 3 डिजिट पिन कोड से अलाइन होते हैं और पोस्टल एड्रेस से अलाइन होते हैं। अगले 3 डिजिट जो है वो बैंक कोड, और आखिरी 3 डिजिट ब्रांच कोड। बायोमेट्रिक इनपुट होते हैं फिर, जैसे आप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। फिर आजकल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे आजकल यूज़ होने लगी है, राइट? जो फास्टर चेक इन वगैरह हमें करना है तो डिजी यात्रा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब भी चल रहा है। बाकी आप आंखों का स्कैन ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो आंखों से। इरिस स्कैन भी होता है, रेटिना स्कैन भी होता है, दोनों होते हैं। इरिस मतलब आंख के आगे का पार्ट, रेटिना मतलब आंख के पीछे का पार्ट। फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक होता है, या अटेंडेंस वगैरह आप देते हो, तो बायोमेट्रिक कई तरह का हो सकता है। तो एक बिहेवियरल बायोमेट्रिक भी होता है। बिहेवियरल में जैसे आपका सिग्नेचर है वो बिहेवियरल है, राइट? तो बिहेवियरल बायोमेट्रिक भी यूज होता है, और नॉर्मल फिजिकल बायोमेट्रिक जो है वो भी यूज होता है। मीडी यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये भी इनपुट डिवाइस है। आपने जैसे अभी सिंथेसाइजर बजा रहा है ये पर्सन, ये जो भी बजा रहा है वो उसको एडिट करना है, तो ये सीधा कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये भी इनपुट है, वो इनपुट दे रहा है, राइट? जैसे माइक से इनपुट दे सकते हो आप, या आप म्यूजिक बजा के इनपुट दे सकते हो, तो उसको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। साउंड मिक्सिंग एडिटिंग के काम आता है। फिर अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या 2 ऑडियो डिवाइसेस के बीच में, या 2 वीडियो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए फायर वायर पोर्ट यूज होता है, जिसको हम IEEE 1394 भी बोलते हैं। ये 2 पर्सनल कंप्यूटर, 2 ऑडियो या वीडियो डिवाइसेस, या आपस में जो बड़े डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, तो ये इसको बोलते हैं फायर वायर पोर्ट। इसके लिए अलग से एक पोर्ट बना होता है कंप्यूटर्स में। फायर वायर 2 तरह का होता है, फायर वायर 400 और 800। अब तो खैर USB पोर्ट आ गए हैं, थंडरबोल्ट पोर्ट आ गए हैं, तो ये अब उतना ऑब्सोलीट है रिलेटिवली। कंप्यूटर साइंस में फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये बेसिकली कंसेप्ट ये था, देखो अगर आप मान लो मशीन में संतरा डालोगे तो जूस संतरे का ही निकलेगा ना, किसी और चीज का तो नहीं निकलेगा। अब मान लो आपने मशीन में जो है कुछ पत्थर डाल दिए, तो क्या जूस निकलेगा? नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो इनपुट की क्वालिटी है वही आपके आउटपुट की क्वालिटी डिटरमाइन करती है। इसे बोलते हैं गीगो कंसेप्ट, या गार्बेज इन गार्बेज आउट। कई बार इसे हम रीरो भी बोलते हैं, यानी रबिश इन रबिश आउट। तो आउटपुट डिवाइस पे अब आते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमने सारे के सारे जो हैं वो खत्म कर दिए हैं, बहुत ही आसान थे। आउटपुट डिवाइसेस मतलब अगेन ये कंप्यूटर से आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? मॉनिटर, क्योंकि आप कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसका इफेक्ट आपको मॉनिटर पे देखने को मिल रहा है। प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है, प्रिंट कर रहा है। स्पीकर आपको आवाज सुना रहा है। हेडफोन आपको आवाज सुना रहा है। स्पीकर सबको सुना रहा है, हेडफोन आपकी प्राइवेट है। प्रोजेक्टर अगेन स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, राइट? GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो आपको आउटपुट के रूप में क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। प्लॉटर, जो आजकल के बड़े एडवांस प्रिंटर आ गए हैं उन्हें प्लॉटर बोलते हैं। फिर ब्रेल एम्ब्रोसर, जो ब्रेल आप इसमें जो भी इनपुट दोगे टेक्स्ट इनपुट, उसे ब्रेल भाषा में कन्वर्ट कर देगा वो, तो ब्रेल एम्ब्रोसर। ये सारे एग्जाम्पल हैं आउटपुट डिवाइस। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, जैसे मैंने टच स्क्रीन बताया था ना आपको, तो वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ऐसे ही नेटवर्क कार्ड होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम आते हैं, वाईफाई वगैरह से। साउंड कार्ड होते हैं, हेडफोन, इवन हेडफोन, लेकिन वही हेडफोन जिनमें माइक होता है, क्योंकि हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर हेडफोन में माइक भी इनबिल्ट है तो माइक इनपुट हो गया और हेडफोन आउटपुट हो गया। मॉडम आपके इनपुट और आउटपुट दोनों है। क्यों? क्योंकि मॉडम 2 वे कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। वो आपके कंप्यूटर से डेटा लेके नेटवर्क को देगा, ठीक है, लेकिन वो नेटवर्क से डेटा लेके आपके कंप्यूटर को भी तो देगा। तो इनपुट भी है, आउटपुट भी है। तो ये MCQ आते हैं कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो मॉडम। क्योंकि मॉडम आपके कंप्यूटर से डेटा लेके नेटवर्क को देगा और नेटवर्क से डेटा लेके आपके कंप्यूटर को देगा। और फैक्स मशीन होती है, जो फैक्स मशीन में क्योंकि स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी लगा होता है, तो स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। तो फैक्स मशीन भी इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है। फैक्स की फुल फॉर्म होती है फैक्सीमाइल। फिर कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं कुछ, जैसे आप अपने कंप्यूटर में आपने रोबोट लगा दिया कोई, तो वो आउटपुट बन गया आपका। या मोटर लगा दी कोई आपके कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर जो है वो उसको चलाएगा। अब आपने मान लो रोबोट लगा दिया, रोबोट ने डांस करने लगा, क्योंकि कंप्यूटर से बिजली मिल रही है। कंप्यूटर में आप जो जो बोल रहे हो करने को, कंप्यूटर वो रोबोट कर रहा है। कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज लगाते हो जो आउटपुट के रूप में मूवमेंट करवाता है, तो हम उसे एक्चुएटर बोलते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो आप
आजकल रोबोट चलते हैं ना इतने सारे, आपने देखा होगा ह्यूमैनॉइड रोबोट होते हैं, मतलब मानव जैसे दिखने वाले रोबोट हैं। अब वो चल तो कंप्यूटर से रहे हैं, तो कंप्यूटर में मैं कमांड दे रहा हूँ, भाई चलाओ इसे, रोबोट को ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, तो कंप्यूटर आउटपुट के रूप में रोबोट की मूवमेंट करवा रहा है। तो जब भी आउटपुट के रूप में मूवमेंट होती है, व्हेन एन आउटपुट डिवाइस मूव समथिंग, तब हम उसे एक्चुएटर बोलते हैं। कंप्यूटर में आप लाइट कनेक्ट करते हो, कंप्यूटर से आप लाइट कंट्रोल कर रहे हो, कैसी लाइट जलेंगी नहीं जलेंगी क्या, तो वो आउटपुट हो गया। बजर हो गए, आवाज वाले जो वो होते हैं लाइट्स, बजर, है ना। तो ये सारी चीजें कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर की मदद से आप आउटपुट प्रोड्यूस भी कर रहे हो और आउटपुट को कंट्रोल भी कर रहे हो। डिस्प्ले डिवाइसेस, तो डिस्प्ले डिवाइसेस में क्या आते हैं, अगेन मॉनिटर है ये आपका। मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर भी हो सकता है, राइट, आजकल तो एलसीडी चलते हैं, और पुराने चलते थे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब वाले जो मॉनिटर आते थे पहले। अब तो एलसीडी आ गए हैं, अब तो एलसीडी छोड़ो, अब तो एलईडी और ओएलईडी और अमोल डिस्प्ले और पता नहीं क्या क्या हाई फाई चीज़ें आ गई हैं। टीवी भी अब अगर लेने जाओगे 5-5 लाख रुपए के टीवी मिल रहे हैं, उनमें किसी में ओएलईडी डिस्प्ले है, किसी में अमोल डिस्प्ले है, किसी में एलईडी डिस्प्ले है। पहले प्लाज्मा टीवी आते थे, राइट। तो ये टीवी क्या है, आउटपुट है, आपको दे रहा है। आप टीवी में कुछ भी इनपुट कर ही नहीं सकते, हाँ रिमोट जो है उससे आप इनपुट दे सकते हो। टेलीविजन में रिमोट से आप इनपुट दे सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो, लेकिन टेलीविजन क्या है, टेलीविजन आपका जो है वो आउटपुट है। तो डिस्प्ले डिवाइस जो है, डिस्प्ले डिवाइस ये आपका जो भी देखना चाहते हो आप उसको डिस्प्ले करेगा। कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन आपको टेक्स्ट दिखाएगी, वीडियो दिखाएगी, ऑडियो दिखाएगी, जो भी आप देखना चाहते हो तो वो आप इस पर देख सकते हो, ये आउटपुट डिवाइस है। अब इसकी जगह टीवी है तो टीवी भी आउटपुट डिवाइस है। अब वो चाहे एलसीडी टीवी हो, चाहे प्लाज्मा टीवी हो, चाहे एलईडी टीवी हो, चाहे अमोल डिस्प्ले वाला हो, चाहे ओएलईडी डिस्प्ले वाला हो। प्लाज्मा मॉनिटर भी होते हैं। प्लाज्मा मॉनिटर में क्या होता है, 2 स्क्रीन होते हैं, दोनों के बीच में जो गैस भरी होती है, तो एक जो लेयर ऑफ गैस है वो 2 ग्लास प्लेट के बीच में सैंडविच हो जाता है। तो वोल्टेज जब अप्लाई होती है तो गैस अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज करती है, इससे जो स्क्रीन पे पिक्सल होते हैं वो ग्लो करते हैं और इमेज बनाते हैं। इसे बोलते हैं प्लाज्मा टीवी या प्लाज्मा मॉनिटर। फिर टेलीविजन, स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, ईयरबड, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये आपको संगीत सुना रहे हैं, मस्त है ना। आपने किसी पे इनपुट किया, माउस पे क्लिक किया, ये गाना सुनना है, तो वो आपको आउटपुट दे रहे हैं। ईयरबड, ईयरफोन एक ही बात है। जनरली ईयरफोन ओवर द ईयर होते हैं, ईयरबड मतलब कान के अंदर घुसाओ, जैसे अब ये कान के अंदर घुसेंगे तो इनके लिए जनरली हम ईयरबड यूज कर देते हैं। ईयरफोन होते हैं जो कान के ऊपर लग जाते हैं, हेडफोन भी आप बोल सकते हो। टेलीविजन, स्पीकर, ये सब जो है आपके आउटपुट डिवाइस है। अगर हेडफोन में माइक भी लगाए तो फिर वो इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। डेटा प्रोजेक्टर, आप प्रोजेक्टर वगैरह यूज करते होंगे। प्रोजेक्टर में क्या है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया आपने, आप इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में जो भी, उसको वो प्रोजेक्टर आउटपुट के रूप में स्क्रीन पे दिखा रहा है। फिर 2 तरह के पोर्ट होते हैं हमारे, एक पैरेलल पोर्ट होता है और एक सीरियल पोर्ट होता है। ये देखिए, ये पैरेलल पोर्ट है, ठीक है, ये सीरियल पोर्ट है। तो पहले चलता था जो, वो सीरियल पोर्ट चलता था। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, डेटा जैसे पहले ये मान लीजिए डेटा है, ठीक है, तो सिर्फ ये डेटा पहले 1 जाएगा, फिर जब 1 चला जाएगा फिर 2, फिर 3, फिर 4 सीरीज में जाएगा। पैरेलल में सब एक साथ जाते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा है 4 मेरा, तो ये सारे एक साथ जाते हैं। तो सीरियल पोर्ट में जो होता है, ये उन डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जिनमें लो बैंडविड्थ चाहिए, क्योंकि डेटा सिक्वेंशियली जाता है। पैरेलल पोर्ट जो होता है ये उन डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जो हाई बैंडविड्थ होती है। आप देख सकते हैं पैरेलल पोर्ट में पिन भी ज़्यादा है, ज़्यादा डेटा ट्रांसफर इससे हो सकता है, तो हाई बैंडविड्थ होती है। सीरियल पोर्ट जो होता है उससे सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा एक बार में जाता है, लेकिन पैरेलल पोर्ट जो होता है उससे मल्टीपल डेटा स्ट्रीम एक साथ जाते हैं। सीरियल पोर्ट जो होता है वो डेटा को बिट बाय बिट भेजता है, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके भेजता है, लेकिन जो पैरेलल पोर्ट होता है वो मल्टीपल बिट्स एक साथ ही लगातार भेज सकता है, पैरेलली भेज सकता है। तो सीरियल पोर्ट हम किस में यूज करते हैं, मॉडम, माउस या सीसीटीवी वगैरह में यूज करते हैं, और पैरेलल पोर्ट हम यूज करते हैं प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव वगैरह में हम पैरेलल पोर्ट यूज करते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, कंप्यूटर अवेयरनेस का हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसी के साथ मैं कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स खत्म करता हूँ। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ये वीडियो जिस तरह, ये पूरा कोर्स जिस तरह से बनाया है, एक एक वीडियो अपने आप में इतना शानदार है, और वीडियो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो पर्सन है वो भी उसे अच्छे से कंज्यूम कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड, और ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं उनमें तो प्रैक्टिकली भी हर चीज़ करके दिखाइए जहाँ पे संभव था। तो मिलते हैं फिर, मेरे दूसरे कोर्सेज भी आते हैं जिनकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं, जैसे करंट अफेयर, जैसे इंश्योरेंस अवेयरनेस का कोर्स आता है मेरा, बेस्ट सेलर कोर्स है, और हज़ारों सिलेक्शन LIC और रेडियो में थे। करंट अफेयर के अलावा क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स आता है मेरा, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक और स्टैटिक जीके अलग अलग 2 कोर्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कोर्स आता है मेरा, इंग्लिश का कोर्स आता है मेरा। तो
ये सारे कोर्सेज भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे कोर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ कंप्यूटर अवेयरनेस प्रीमियम कोर्स।